हेलो एवरीवन। तो आज से हमारी एक और न्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। जैसा कि आपको पता होगा कि विज़न अपनी मंथली मैगजीन नेक्स्ट मंथ के 20 तारीख को रिलीज़ करती है। लाइक दिस इज़ द मंथ ऑफ जून एंड करंटली वी आर लिविंग इन द मंथ ऑफ जुलाई. Like today when I recording this session, today is 26 July and magazine came in the date of 20 July. तो हर मंथ के अप्रॉक्स 20 तारीख को विज़न अपनी मंथली मैगजीन रिलीज़ करती है. सो रिसेंटली मैगजीन केम एंड वी विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द लेक्चर. हाउ आई विल टीच यू और हाउ द लेक्चर इज़ गोइंग ऑन. तो देखो, मैंने इस तरह से कुछ प्लान बनाया है कि लेक्चर 1 में हम लोग इंटायर पॉलिटी सेशन कर लेंगे, देन आफ्टर नेक्स्ट डे आईआर. इसी तरीके से सेक्शन वाइज करते हुए हम लोग एक लेक्चर में एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे. रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप मुझे पहले से जानते हैं, एज आई हैव टीच यू इन द PT 365. मैं सिर्फ ऊपर करंट अफेयर्स ही सिर्फ पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है. So I will link it with the core concept. Then after I will relate it to the current affairs. So आपकी अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी उसमें डीप होगी. इसीलिए हम लोग सेक्शन वाइज इसे कंप्लीट करेंगे. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. और स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस. एंड फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें, दैट इज़ अबाउट द न्यू पार्लियामेंट हाउस. देखो, कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है. इस लेक्चर में इन दिस आर्टिकल बहुत कुछ बातें ऐसी है जो कि जीके टाइप की है, मतलब जो कि रेलवे एग्जामिनेशन और एसएससी एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है. यूपीएससी के लिए रेलिवेंट नहीं है. यूपीएससी के लिए क्या रेलिवेंट है वो बातें हम लोग इसमें से डिटेल में समझेंगे. और इसकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब एवरीवन इज़ नोइंग अबाउट दैट कि हाँ, हमारे पास न्यू पार्लियामेंट बनी, दैट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बना. ये सब बातें तो ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे. दो बातें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी नीड क्या थी हमारे पास. व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है. और इसके बाद इस आर्टिकल में हम लोग थोड़ी सी कोर कंसेप्ट को समझेंगे कि मोस्ट नेसेसरी पार्ट क्या था. तो वो हम जब टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ते हैं पार्लियामेंट चैप्टर में, वहाँ पे कुछ ऐसा प्रोविज़न्स किया गया था कि 2026 में कुछ मेजर चेंज होने वाला है. 2026 में मेजर चेंज होने वाला है और पार्लियामेंट में MPs की नंबर ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी 2026 में. एंड वी आर लिविंग इन द ईयर ऑफ 2023. तो ओनली हमारे पास 3 साल का ही समय बचा हुआ था. दैट्स वाई ये बहुत नेसेसरी हो जाती है. हम आपको डिटेल में समझाएंगे अभी कि क्या होती है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो बट यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं. जो ये ऊपर वाली कुछ नॉलेज है, ये बस एक जनरल अवेयरनेस के लिए जानना भी ज़रूरी है, बिकॉज ये हमारे देश की द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है आवर पार्लियामेंट. सो स्टार्ट करते हैं. क्या कहता है न्यूज़ कि न्यू पार्लियामेंट हाउस को इनॉग्रेट कर दिया गया है. आपने देखा भी होगा. इसमें एक चीज़ समझना है, ये जो करंट प्रोजेक्ट बना किस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ये था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर बना, जिसमें कि हमने डेवलपमेंट एंड रीडेवलपमेंट किया. कुछ चीज़ को तो न्यू बनाया और बाकी कुछ चीज़ को उसे हमने रिकंस्ट्रक्ट करके रीडेवलपमेंट किया. कुछ ब्यूटिफिकेशन का काम हमने वहाँ पे किया. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था और मल्टीपल प्रोजेक्ट था. तो जब कभी भी आप होप शो, यदि आप दिल्ली में आए होंगे और देखे होंगे, तो फ्रॉम जो आप देखते हैं इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन के बीच में जितने भी कुछ आती है, लाइक आपको राष्ट्रपति भवन हुआ, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक हुआ, पार्लियामेंट हाउस हुआ, उसके बाद उसी के बीच में एक नेशनल आर्काइव्स भी है, दैट इज़ नेम एज द रिकॉर्ड ऑफिस. तो ये सभी बिल्डिंग्स पार्ट था किसका, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का, ये सभी पार्ट था.
तो इसे हमने डेवलप किया। इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के नाम से बना। ये सेंट्रल विस्टा नाम कहाँ से आया, थोड़ी सी यदि इसके बारे में हम लोग पता करें कि कैसे अचानक इसका नाम सेंट्रल विस्टा पड़ा। और एक इम्पॉर्टेंटली बात कि हमारे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को टाटा के द्वारा बनाया गया है। सो द मोस्ट प्राउड की बात है कि हमारी अपनी देश की अपनी कंपनी टाटा, जो कि काफ़ी रिन्योन्ड कंपनी है, उसने बनाया है इसे। सो होप सो एवरीथिंग विल बी फाइन। देखो ये कहानी क्या होती है सेंट्रल विस्टा के पीछे, थोड़ी सी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा क्या कि 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और उस दिल्ली दरबार को अटेंड करने के लिए जॉर्ज 5, हिंदी में इसे कहते हैं जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5 दिल्ली आए हुए थे और उसमें पूरी प्रदर्शनी लगी, सभी जितने भी रजवाड़े थे वो भी उसको अटेंड किए। तो उसी दिल्ली दरबार में जॉर्ज 5 ने अनाउंस किया क्या कि कैपिटल ऑफ इंडिया को शिफ्ट किया जाएगा फ्रॉम कैलकाटा से दिल्ली। क्यों किया जाएगा, आपने अच्छी तरह से हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बिकॉज नीड ऑफ द टाइम थी उस समय, बिकॉज ब्रिटिश काफ़ी घबरा गया था जब वेस्ट बंगाल कहना गलत होगा, पूरी की पूरी जो बंगाल रीजन थी वो एक क्रांति की ज्वाला से उबल रही थी। मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस इवेंट जो था वहाँ पे हो रहा था, तो ब्रिटिश उससे घबरा गया था और उसे एक सेंट्रल पावर भी चाहिए था। बिकॉज उससे पहले एंशिएंट में जितनी भी डायनेस्टीज़ थी वो दिल्ली से कंट्रोल करती थी, लाइक मुगल्स हो या दिल्ली सल्तनत हो, कन्नौज का रूलर हो, तो दिल्ली सेंटर ऑफ पावर माना जाता था। तो उसने सोचा कि कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करेंगे। अभी सिर्फ इसने सोचा है, सोचा कब है, सोचा है उसने 1911 में, ठीक है। तो 1911 में सोचा है, बट सिर्फ सोचने से तो काम नहीं होगा। अब आपको कैपिटल शिफ्ट करनी है, उसके लिए कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कई सारी बिल्डिंग्स चाहिए। तो फिर एक प्रोजेक्ट का नाम रखा गया, उस समय की बात कर रहे हैं, तो उसी समय जो प्रोजेक्ट का नाम था उसका नाम था सेंट्रल विस्टा। इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की स्टार्ट हो जाती है आई थिंक 1923 में ही स्टार्ट हो जाती है और ये कंप्लीट हो जाती है 1927 में जाके। और फाइनली जाके जो इनॉग्रेशन का काम होता है, हमारे जो आज जो हमारे पास जो सर्कुलर पार्लियामेंट है, जो अभी भी प्रेजेंट फंक्शनिंग है, अभी मॉनसून सेशन चल रहा है तो वो वहीं से वर्किंग हो रही है। न्यू पार्लियामेंट में अभी हमारी वर्किंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही तो उसकी जो इनॉग्रेशन फर्स्ट टाइम हुई दैट इज़ फरवरी 13, 1931 को उसकी इनॉग्रेशन हो जाती है। और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। तो दैट्स वाई विजन डायरेक्टली अपने मैगजीन में लिखता है इनॉग्रेटेड इन 1931। किस चीज़ के बारे में, तो सेंट्रल विस्टा के बारे में बात कर रहा है। और सेंट्रल विस्टा के अंदर क्या क्या आती है, तो सेंट्रल विस्टा इंक्लूड राष्ट्रपति भवन, देन आफ्टर नॉर्थ ब्लॉक, देन आफ्टर साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस, रिकॉर्ड ऑफिस, इसी रिकॉर्ड ऑफिस का नाम है नेशनल आर्काइव्स, along with the India Gate monuments and civic garden on either side of the राजपथ। आप जब इंडिया गेट पे चलते हो तो दोनों साइड आपको जो दिखती है गार्डन्स दिखती है, दैट गार्डन्स डेवलपमेंट ऑल्सो कम्स अंडर द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। नॉर्थ ब्लॉक क्यों फेमस है, तो नॉर्थ ब्लॉक में 2 ऑफिस है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड सेकेंड वन इज होम मिनिस्ट्री। एंड साउथ ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री साउथ ब्लॉक में है। पार्लियामेंट हाउस यू नो वेरी वेल, रिकॉर्ड ऑफिस में नेशनल आर्काइव्स, हमारी जो भी रिकॉर्ड्स है काफ़ी एंशिएंट टाइम की एंड एट द टाइम ऑफ एरा ऑफ इंडिपेंडेंस, सभी कुछ को हमने सहेज के नेशनल आर्काइव्स में रखा है। अब बात करते हैं क्या, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन गवर्नेंस infrastructure by building new facilities for India's parliament and efficient and sustainable central secretariat। देखो हमारी इसमें बहुत बड़ी जो नीड थी, एक तो न्यू फैसिलिटीज़ की, देन आफ्टर इफिशिएंट एंड सस्टेनेबल हमारे पास जो होगा
इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कैसे होगा अभी जब हम डिस्कस करेंगे इसकी नीड को, देन आफ्टर यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो देखो अभी स्टार्ट ही करते हैं। और सबसे फर्स्ट पॉइंट है नैरो सीटिंग स्पेस। इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट को समझने के लिए थोड़ा हम आपको बैक में ले चलते हैं और इसको यहाँ से समझते हैं। देखो हाँ यहाँ से समझते हैं थोड़ी। देखो जब आप पार्लियामेंट चैप्टर जब आप पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत बुक से ही होप सो सभी पढ़ते हैं, तो पार्लियामेंट चैप्टर में एक चीज़ मेंशन किया गया है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का जस्ट आम भाषा में बोले तो जैसे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपके एरिया से कोई एक एमपी होते होंगे, एक पार्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया होता है, उस एरिया को वन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है। तो इसके लिए ये कैसे पता चले कि दो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना होना चाहिए, वो भी कौन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा को रिप्रेजेंट करे। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि एरिया विथ जोग्राफिकल बाउंड्री की कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट होनी चाहिए हमारे पार्लियामेंट में, और एक सीट को कितने, जैसे कि एक एमपी आपके कोई भी लोकेशन में होगा तो वो कितना जनता को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई कुछ नहीं बोला कि ऐसा नहीं कहा कि हाँ टोटल जो अभी 545 मेंबर्स इन द लोकसभा है तो इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रोविजंस नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमें इतनी बात हमें बतलाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि तुम्हें जब भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना होगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट डिसाइड करना होगा, तुम बस दो रेशियो को ध्यान में रखना। तो हमने पूछा ऐसा क्या है दो रेशियो, तो उसने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा हमें फर्स्ट रेशियो जो होगा वो रेशियो होगा अबाउट इंटर स्टेट सिमिलैरिटी। मतलब एज फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, यदि कोई एक स्टेट मान लो नॉर्थ ईस्ट में है, सपोज दैट इट इज मणिपुर, ओके, एक स्टेट मणिपुर है और एक स्टेट मान लो यहाँ पे वेरी बिग यूपी है। तो इस यूपी और मणिपुर में कोई मतलब क्या होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, दोनों के पास जो है सिमिलर नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि इंटर स्टेट सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो इस रेशियो को और थोड़ा डिटेल में यदि हम समझें तो रेशियो 1 को, जैसे मान लो अभी आपको ये डिसाइड करना है कि हमारे पास, सपोज करते हैं बहुत आसानी से इसे ऐसे समझते हैं, वेट अ सेकेंड आई विल, मान लो टोटल कि ये टोटल अभी समझते हैं हमारे इंडिया में ओनली ये 4 स्टेट ओनली, ये पूरी इंडिया है और इंडिया में टोटल स्टेट ये 1 है 2 3 ओनली 4 स्टेट हमारे पास है। और इस स्टेट में टोटल पॉपुलेशन जो है, इस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन 100 है, इसकी 200 है, इसकी 300 है एंड इसकी 500 है। ठीक है, इस तरीके से पॉपुलेशन है। और हमने डिसाइड किया अभी कि हमें जो फर्स्ट रेशियो क्या बोल रहा था कि सभी स्टेट में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, इंटर स्टेट सिमिलैरिटी। तो हमने यह डिसाइड कर लिया कि मान लिया कि 100 सीट मतलब 100 पॉपुलेशन पे जो है 1 मेंबर होंगे, जो कि ये मेंबर क्या करेंगे, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब 100 पॉपुलेशन पे मेरा क्या होगा, 1 लोकसभा सीट होगा। ये हमने डिसाइड कर लिया कि 100 पॉपुलेशन को कितना नंबर ऑफ पीपल रिप्रेजेंट करेगा, 1 एमपी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब आप बताइए इस स्टेट का पॉपुलेशन यदि 100 है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एमपीज होंगे, यहाँ पे 1 एमपी होंगे। यहाँ पे कितने एमपी होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, इस जगह पे 3, और इसमें एक्चुअली 500 पॉपुलेशन है इसकी, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ चाहिए, तो 5 एमपी इसे रिप्रेजेंट करेगा। तो हो गया इंटर स्टेट सिमिलैरिटी। इंटर स्टेट सिमिलैरिटी मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जितनी स्टेट है सबको इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन दे दिया और उतनी ही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दिया, नहीं।
जितनी पॉपुलेशन के बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि तुम डिसाइड करो, नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे हमारा एमपीज इस तरह से होगा। ये तो कहानी थी इसकी। तो रेशियो 1 ये कुछ कहता है। रेशियो 2 क्या कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कहा था रेशियो 2 भी फॉलो करनी है, उसने कहा क्या, विद इन द स्टेट भी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब विद इन द स्टेट का मतलब क्या है, इसमें तो मान लो 100 पॉपुलेशन था, तो इसमें तो एक ही एमपी होगा, तो ये पूरा का पूरा एमपी का ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 है, तो 2 कुछ इस तरीके से बाइफर्केशन होगा कि इसको एक एमपी इधर रिप्रेजेंट करेगा, 1 एमपी इधर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कैसे हुआ होगा कि बोला होगा टोटल, ये चेक कर लो कि 100 पीपल किधर है। यदि जैसे कि यहाँ तक में मान लो इसमें 100 पीपल हो गया, इधर 100 पीपल हो गया, तो बोला कि चलो इस 100 को रिप्रेजेंट करेगा 1 एमपी, इस 100 को रिप्रेजेंट करेगा अनदर एमपी, कुछ इस तरह से होगा। इसमें 300 है, तो इसमें हमें कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी बनानी पड़ेगी, इसमें 3 बनेगी। और 3 को जब डिज़ाइन करेंगे हम लोग, तो मान लो यहाँ तक के पॉपुलेशन में 100 पीपल होगा, तो ये इसमें 1 एमपी हो जाएगा। यहाँ तक के पॉपुलेशन में 100 पीपल होगा, तो इसमें अनदर एमपी हो जाएगा, और इसमें 100 होगा तो इसमें अनदर हो जाएगा। थर्ड वन जो है, अब इसमें 500 है, तो फोर्थ वाली का इसमें देखो, इसमें टोटल 500 पीपल था, तो इसमें हमें 5 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना होगा। हमने 5 कॉन्स्टिट्यूंसी इसमें बना दिया, 1 2 3 4 5, और ईच को रिप्रेजेंट कर रहा है 100 100 100 100 100। बट देखो अब क्या होता है, सपोज करो कि 2 साल के बाद क्या हो रहा है, विद इन आफ्टर 2 ईयर के बाद क्या हो रहा है, 2 ईयर या नहीं तो इसको थोड़ी सी लंबी पीरियड कीजिए, इतनी जल्दी चेंज हम लोग करते नहीं है। मान लो 5 साल के बाद क्या चेंज हो रहा कि ये जो टेरिटोरी नंबर ये 4 था, पहले इसकी पॉपुलेशन 500 थी, अब इंक्रीज होके ये हो जाती है 600। तो सेकेंड रेशियो हमें ये भी कहता है क्या, इस रेशियो के लिए जितनी आप लेटेस्ट से लेटेस्ट पॉपुलेशन ले सकते हो ले लो। बिकॉज क्यों ज़रूरत है इसके लिए लेटेस्ट से लेटेस्ट पॉपुलेशन, क्योंकि आप सोचो अब जो 100 पीपल है, इस 100 पीपल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमें यदि सपोज करो अभी इसी में एकोमोडेट करना है कि अभी लोकसभा सीट नहीं बढ़ा है, इसके पास ओनली 5 लोकसभा सीट था, 5 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी था, तो हमने क्या किया, इस 100 पॉपुलेशन को इसी में एकोमोडेट करने की कोशिश किया। तो 20 पॉपुलेशन इसको दे दिया, 20 इसको दे दिया, 20 इसको दे दिया, 20 इसको दे दिया, 20 इसको दे दिया। तो अब इसमें टेक्निकली 120 120 120 120 120 करके इस 600 पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर दिया गया। अब थोड़ी और एक बार इसे देखते हैं। देखो क्या हमने बात किया कि जो जब नंबर ऑफ एमपीज की डिसीजन करनी हो तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको 2 रेशियो फॉलो करनी है। एक तो कि हर स्टेट में सिमिलैरिटी हो एज पर पॉपुलेशन, तो प्रैक्टिकली ये सेम होनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। सेकेंड, जब हम ये डिसाइड कर लेंगे कि चलो यूपी को मान लो मिल गया 80 लोकसभा सीट, बिहार को मिल गया 40 लोकसभा सीट, तो ये 40 का डिमार्केशन कैसे होगा बाउंड्री का, तो इसके लिए आप रेशियो 2 को फॉलो कीजिए, डिमार्केटिंग द बाउंड्री ऑफ इतना, जिसमें कि हमने बात कर लिया कि पार्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल, यदि मान लो टोटल यदि 40 सीट है तो इसमें 40 बाउंड्री बनेगी एज पर पॉपुलेशन, ठीक है। इसको कहते हैं विद इन स्टेट सिमिलैरिटी, दैट इज इंट्रा स्टेट सिमिलैरिटी। ये सब कुछ सही चल रहा था, देश आज़ादी हुआ, हमारा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बना, सब कुछ सही था। आप क्या देख रहे हैं कि किसी स्टेट को नंबर ऑफ सीट किस बेसिस पे मिल रहा है, तो वो है पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा सीट। तो आपको नहीं लगता है कि इससे कुछ समस्या आई? हाँ, ऑब्वियसली हमारे देश ने भी कुछ समस्या देखा। प्रॉब्लम्स क्या हुआ, मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलोंग्स टू मैक्सिमम सीट, ये हमने देखा। तो इससे क्या हुआ कि अब देखो जो भी नॉर्थ इंडियन स्टेट था वहाँ पे पॉपुलेशन की इंक्रीजमेंट जम के हुई, जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इन इलाके में पॉपुलेशन काफ़ी ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ। और एक समय सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी प्लान लाई कि पॉपुलेशन कंट्रोल की। उसने कहा क्या, मतलब हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, जब राजीव गांधी की सरकार थी तो वो फैमिली प्लानिंग की कंसेप्ट लाया। वो एक तरह से चाह रहा था कि पॉपुलेशन भी कंट्रोल हो
और दूसरी वजह से तो इसमें क्या हुआ, साउथ इंडियन स्टेट ने काफ़ी अच्छा काम किया, उसने पॉपुलेशन को काफ़ी कंट्रोल किया। बट इसकी खामियाजा अब देखो, इसने पॉपुलेशन कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब इससे इसको क्या होगा, एज पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के कारण इसको तो नुकसान होगा, बिकॉज क्या है, इसकी पॉपुलेशन कम हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई है। तो अब जब फर्दर डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन मतलब क्या होता है, समय समय पे डिलिमिटेशन कमीशन क्या करती है, बाउंड्री को रिफॉर्म करती है एज पर पॉपुलेशन। तो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने अब क्या समस्या हो जाएगी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट की भागीदारी, इसको अधिक नंबर ऑफ लोकसभा सीट मिल जाएगा। इसी वजह से आप देखते हैं आज ये कहा जाता है कि यदि उत्तर प्रदेश और बिहार में जिसकी मतलब सपोज करो कि पकड़ बन गई, उसकी प्रधानमंत्री बन जाएगी। क्यों? क्योंकि अकेले 2 स्टेट मिलके 120 लोकसभा सीट है। तो इससे प्रॉब्लम, तो साउथ इंडियन स्टेट फेसिंग दिस इशूज। तो फिर 1971 में जब सेंसस आता है, पॉपुलेशन सेंसस, तो वेरी ह्यूज गैप था। 1971 का सेंसस के जब हमने देखा, उसमें वेरी ह्यूज गैप बिटवीन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट पॉपुलेशन। देयरफॉर स्टेट इंसेंटिवाइज हु कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया उसे तो इंसेंटिव कुछ नहीं मिलता। तो इसके लिए हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। और जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, कब किया, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। इसमें हमने क्या कहा कि टिल द 2000 ईयर हम बस 1971 के सेंसस को ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाले सेंसस में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो नॉर्थ इंडियन स्टेट का बढ़ रहा है, साउथ इंडियन का कम है। तो लेकिन यदि हम 1971 का ही पॉपुलेशन जो सेंसस को फ्रीज कर दे, तो इससे क्या होगा कि न्यू पॉपुलेशन रिकॉर्ड हम लेंगे ही नहीं, तो फिर हमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलना नहीं पड़ेगा, पुराने से ही चलेगा। तो ये हमने 1971 के सेंसस में फिक्स कर दिया कि 2000 तक 1971 का ही सेंसस होगा। मतलब कि इसी के पॉपुलेशन के बेसिस पे हर स्टेट को नंबर ऑफ लोकसभा सीट दिया जाएगा। फिर हमने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और ये जो डेट को एक्सटेंड कर दिया, जो 2000 ईस्वी तक था, जो 2000 तक था, उसे हमने आगे के 25 साल के लिए और बढ़ा दिया फर्दर, दैट इज टिल 2026 तक। तो हमने 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहा कि 2026 तक इंडिया में जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी, दैट इज नंबर ऑफ लोकसभा सीट बनेगा, वो किस पॉपुलेशन से होगा, नॉट एज पर करंट पॉपुलेशन जो कि 2011 है, इससे नहीं होता है। हम लोग इसके लिए यूज करते हैं 1971 का सेंसस। अब आप सोचो कि जब 1971 के सेंसस से होपफुली 2021 का सेंसस अभी तक नहीं आया है, आ जाना चाहिए था। तो जब हमारी सेंसस आएगी तो आपको पता है पॉपुलेशन में कितनी डिस्पैरिटीज दिखेगी, और ये नंबर लोकसभा की सीट काफ़ी इंक्रीज हो सकती है जब हमारी जो है क्या फिर से डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी। तो जिसकी वजह से हमें न्यू पार्लियामेंट में स्पेस को लेकर हमें बढ़ाना था, ये सब मोस्ट नेसेसरी था। और इसकी एक डाटा भी थी यहाँ पे कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सिटिंग कैपेसिटीज़ कितनी है। तो वेट, आई विल शो यू हियर। हियर इज द, देखो, तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग काफ़ी स्पेसियस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लोकसभा चेम्बर नाउ हैज़ अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ, देखो 888 MP बैठ सकता है, और राज्यसभा की कैपेसिटी कितनी है, 384। प्रेजेंटली कितनी है हमारे पास लोकसभा में 545 मेंबर हैं एंड राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। तो इससे इतनी संख्या, और हमारे पास अब थोड़ी भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, ये जो स्पेस प्रेजेंटली है वो फिलअप है। तो इसलिए हमारी समय की नीड थी, इतनी जो पॉपुलेशन ये जो बढ़ने वाली है ये। और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जब सेशन होगा, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन के लिए 1272 MPs एक साथ बैठ सकते हैं। ये बहुत मोस्ट नेसेसरी पार्ट थी।
तो नैरोइंग सिटिंग स्पेस था, इसलिए नीड ऑफ न्यू पार्लियामेंट हुआ। देन आफ्टर डिस्ट्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब हुआ? over the period addition in service have led to the seepage and destroyed the overall aesthetic of the building। बिल्डिंग की सुंदरता जा रही थी, क्यों? क्योंकि कहीं पे पानी टपक रहा है, सीपेज हो रहा है, काफ़ी पुराना बिल्डिंग हो चुका है, तो जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रेस हो चुका है। फायर सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न था कि जो कि एज द बिल्डिंग नॉट डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट फायर नॉर्म्स, ऑब्सोलेट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर एकॉस्टिक सिस्टम, साउंडिंग की सिस्टम। आज आप भी देखते हैं कितनी, जब आप कभी टीवी में देखते होंगे पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को, कितनी शोर शराबा होती है, लगता है कोई मछली पट्टी चल रहा है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है साउंडिंग को जो एब्जॉर्प्शन पावर है, जैसे कि आज अच्छी एडवांस बिल्डिंग को डिज़ाइन करके बनाया जाता है, तो वो एकॉस्टिक प्रॉब्लम, एकॉस्टिक मीन्स साउंड प्रॉब्लम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न। मतलब क्या? जिस समय न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा था, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रहा था, मीन्स 1930s के समय में, उस समय दिल्ली आता था सेस्मिक जोन 2 में, एंड प्रेजेंटली दिल्ली इज़ द सेस्मिक जोन 4। दैट मीन्स समझ सकते हैं ये तो क्या है कि अर्थक्वेक के लिए वल्नरेबल है, प्रोन टू अर्थक्वेक हो चुकी है दिल्ली मोस्टली। तो दैट्स वाई स्ट्रक्चरल सेफ्टी कंसर्न भी था। तो इसके लिए भी हमें न्यू पार्लियामेंट बनाना था, बिकॉज वो कब गिर जाए और हमारी पूरी देश की जो रिप्रेजेंटेशन करने वाली, जहाँ पे नंबर ऑफ एमपीज़ हैं, उसकी जान को खतरा हो सकता है यदि कुछ ऐसा अनफोर्सीन एक्टिविटीज़ हो। तो ये हो गया। देन आफ्टर इनएडिक्वेट वर्क प्लेस फॉर एम्प्लॉयज़, सिर्फ एमपी नहीं रहते हैं पार्लियामेंट में, हजारों की संख्या में वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रहते हैं, तो उनके लिए जो है स्पेस की कमी थी। देन आफ्टर इसमें एक और चीज़ हम इसमें समझते हैं, आई थिंक डेट पॉइंट को मेंशन इसने नहीं किया है, कि और जो हमारे पास जो है ना, जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग हमने बनाया है, तो इसमें कंप्लीट 100% ये पेपरलेस है। मतलब यहाँ पे हर कुछ डिजिटली पॉसिबल्स है। तो ये भी कार्बन, यदि हम अधिक पेपर यूज़ करते हैं तो दैट विल मोर यूज़ ऑफ पेपर, और जब हम मोर यूज ऑफ पेपर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने इन्वायरमेंट को नुकसान करते हैं, बिकॉज पेपर कम्स फ्रॉम द ट्री। मेन फीचर्स ऑफ न्यू बिल्डिंग क्या है? दिस वन इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट से इसे बनाया गया है। इट इज़ अ ट्रायंगुलर डिज़ाइन बाय पद्मश्री आर्किटेक्ट। ये इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप थोड़े ध्यान में पढ़ लीजिएगा, बिकॉज मे बी इन प्रीलिम्स दे कैन आस्क्ड कि पद्मश्री आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने इसे डिज़ाइन किया, इज इंस्पायर्ड बाय इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड बिल्ड टू मीट द नीड ऑफ नेक्स्ट 150 ईयर तक की जो नीड है हमारे पार्लियामेंट की, वो इसे पूरा करेगा। देन आफ्टर इसमें हमने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज अर्थ क्वेक प्रूफ मैकेनिज्म फॉर बेटर स्पेसिंग मैनेजमेंट, इंश्योरिंग सेफ्टी, इको फ्रेंडली है, ग्रीन कंस्ट्रक्शन है, एंड पावर कंजम्पशन रिड्यूस्ड अप टू 30%। डायरेक्ट सनलाइट की भी व्यवस्था है, सोलर पैनल्स हैं। उसके बाद ग्रीन बिल्डिंग के, ग्रीन कंस्ट्रक्शन के तहत इसे बनाया गया है। न्यू पार्लियामेंट हाउस इज कम्प्लीटली पेपरलेस। हाँ, इसी पॉइंट का मैं बात कर रहा था, ये 100% पेपरलेस है। ये वहाँ पे एवरीथिंग इज इन डिजिटल। स्पेसियस है, इसके बारे में तो हमने बात कर लिया। एंड सम बेसिक नॉलेज, इसे तो हमने बात कर लिया था क्या, कि अबाउट प्रेजेंट बिल्डिंग जो है, इंडियाज़ प्रेजेंट पार्लियामेंट हाउस इज कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग थी, डिजाइन बाय ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस एंड हार्बर्ट बैकर। इस दोनों ने मिलके पूरी दिल्ली को, न्यू दिल्ली जो है, एक प्लान्ड वे में इसी दोनों पर्सन्स ने डिज़ाइन करके बनाया, विच टुक 6 ईयर टू कंस्ट्रक्ट 1921 से 27। बिल्डिंग हाउसेस इज इम्पेरियल, उस समय का ये जब बनाया गया था, तो दैट इज़ फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो आज हमारी प्रेसिडेंट हाउस है वो वायसराय के लिए वो था, गवर्नर जनरल, दैट इज वायसराय के लिए वो बनाया गया था। इट इज़ अ पॉपुलरली बिलीव्ड दैट, ये प्रीलिम्स की क्वेश्चन भी एक समय का था, कि ये जो सर्कुलर शेप है हमारे पार्लियामेंट का, वो किससे इंस्पायर्ड है? प्रीलिम्स की क्वेश्चन थी। तो दिस वन इज द इंस्पायर्ड फ्रॉम 64 योगिनी, मतलब 64 योगिनी टेम्पल, जो कि मोरेना मध्य प्रदेश में है। आप जब उसे देखेंगे, अब तो उसकी बस र्यून्स बची हुई है, तो इस तरीके से सर्कुलर मंदिर है, उसी से डिजाइंड में भी लिया गया होगा,
जब हमारा पार्लियामेंट बनाया गया था। देन आफ्टर द पार्लियामेंट बिल्डिंग विटनेस्ड द एडिशन ऑफ 2 floors in 1956 टू एड्रेस द डिमांड्स फॉर मोर स्पेस। जब और अधिक जगह की जरूरत पड़ी थी तो 1956 में हमने 2 floor और इंक्रीज किया था। एंड फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, यू नो वेरी वेल, 1952। एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट क्या है, तो लोकसभा हॉल जो न्यू, ये किसके बारे में बताया जा रहा है, दैट इज अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में, जो कि ट्रायंगुलर शेप है। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें ऐड किया गया है। तो लोकसभा हॉल को बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक, जब आप उसकी चारों बगल की पेंटिंग्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोर की पंखुड़ी हर जगह है, तो उसे पीकॉक पे बेस्ड किया गया है। राज्यसभा हॉल को हमारा जो नेशनल फ्लावर है दैट इज़ लोटस, कमल, हमारे प्राइम मिनिस्टर का अपना पार्टी का भी सिंबल है, तो लोटस। नेशनल ट्री बेनियान हैज़ बीन प्लांटेड ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इंक्लूजन ऑफ सिम्बॉलिक सेंगोल, सेंगोल मतलब क्या होता था, वो हमारा एंशिएंट इंडिया में जब पावर ऑफ की ट्रांसफ़र होती थी तो सेंगोल एक आइकॉनिक और जस्ट लाइक उसे कह सकते हैं क्या, सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन था ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो इस सेंगोल को कहाँ रखा जाएगा, तो रखा गया है तो स्पीकर्स के चेयर के पास। एंड अशोकन पिलर ऑन द रूफ ऑफ पार्लियामेंट हाउस। हैंड वुमेन कारपेट को भदोदी से लाया गया है, जिसे कि कारपेट सिटी भी कहते हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स इंफॉर्मेशन, कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकती है कि भदोई इज़ फेमस फॉर किसके लिए, तो कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। इस ब्यूटीफुल हैंड वुमेन कारपेट इन उत्तर प्रदेश हैव बीन फिटेड इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। इसमें टोटल 6 गेट दिया गया है that will be dedicated to water, land and sky that express its gratitudes to friendly nature of Indian civilization. Ashoka चक्र is made on the gate of new parliament house, और उसमें क्या लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। लकड़ी कहाँ से लाया गया था, वुड फ्रॉम नागपुर, मार्बल फ्रॉम गुजरात एंड स्टोन वर्क ऑफ राजस्थान एंड बैम्बो वुड फ्रॉम द त्रिपुरा इज यूज्ड इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। एंड फाइनली कंक्लूजन कि इंडिपेंडेंट इंडिया रिसीव इट्स ओन पार्लियामेंट हाउस, जो कि प्रेजेंट करता है न्यू आइडियल वाइल स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड मूविंग द कंट्री फॉरवर्ड। द न्यूली बिल्ट पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग but also the reflection of aspirations and dreams of 140 crore Indians. This new building is also ideal for coexistence of new and old. It will see the fulfillment of a resolution of developed India. Okay, this one ends the article number 1. The next article is about law on sedition. बहुत important है अब, because sedition जैसा कि आपको पता है एक ऐसा ही 2-4 टॉपिक तो है इंडियन पॉलिटिक्स में जो पूरी की पूरी साल न्यूज़ में रहती है। तो सेडिशन भी न्यूज़ में रहती है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा। बट अभी न्यूज़ में रहने का इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है कि लॉ कमीशन ने इसके बारे में कुछ कहा है और इस पर रिपोर्ट पेश किया है। और लॉ कमीशन की कुछ भी बात एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझते हैं क्या है सेडिशन थोड़ी डिटेल में। तो देखो क्या है, पहले कंटेक्स्ट जान लेते हैं जिसके कारण न्यूज़ में था कि 22nd लॉ कमीशन ने अपनी 279th रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट का हेडलाइन क्या था, यूजेज ऑफ द लॉ ऑफ सेडिशन। इसने रिकमेंड किया द रिटेंशन ऑफ लॉ ऑन सेडिशन। ध्यान से समझना, अभी पूरी डिबेट चल रही है करीब 1-2 साल से कि सेडिशन रहेगा या नहीं, तो इसने बोला रिटेंशन नहीं कहीं नहीं जाएगा, बोला सेडिशन की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, तो उसके तो वो पता चलेगा कि इसकी क्या जजमेंट है। जजमेंट इन द सेंस कि कोई भी जो जस्टिस, मतलब कोई भी किसी की जो ओपिनियन होती है ना, ओपिनियन बेस्ड होती है, क्या उसके पीछे वो क्या सर्कमस्टांसेस दिए, तो उसे समझेंगे कि क्यों लगता है कि लॉ कमीशन को कि सेडिशन रहना चाहिए। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या है लॉ ऑन सेडिशन प्रेजेंटली में। इसे हिंदी में कहते हैं राजद्रोह, मतलब इस्टेब्लिश्ड सत्ता, इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट के खिलाफ यदि आप विद्रोह छेड़ देते हैं, दैट इज नोन एज राजद्रोह। यह राजद्रोह सेडिशन की कानून आज की नहीं है, ब्रिटिश ने लाया था जब हमारे
फ्रीडम फाइटर्स ब्रिटिश से आज़ादी के लिए डिमांड कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स को लगता था क्या ये हमारी जो इस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है ऑन इंडिया उसके खिलाफ उसे उखाड़ने की ये कोशिश कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पे सेडिशन का चार्ज लगता और बिना वकील बिना दलील के उसे जेल में बंद कर दिया जाता। तो वो लॉ हम लोग देश तो हमारी आज़ाद हो गई बट स्टिल प्रिवेलेंट है, आज भी है। और मैक्सिमम पीपल आज भी जो इसमें अरेस्ट होते हैं तो इसमें कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। मतलब यदि 100 पीपल को मान लो लॉ ऑन सेडिशन में अरेस्ट किया गया तो मोस्टली 10% ही गिल्टी फाइंड आउट होता है, 90% रिलीज हो जाता है। बट अभी समझते हैं पूरी क्या है। तो लॉ ऑन सेडिशन कहता है सेक्शन 124A, जैसे कि देखो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे आप पढ़ते हो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, उसी तरीके से जो आईपीसी एक तरह का सपोज करते हैं बुक है। तो इस बुक का समझो टॉपिक नंबर 124 तो 124A मतलब अमेंडमेंट करके डाला गया होगा। तो आईपीसी के बुक में 124A में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उसने डिफाइन किया है सेडिशन को। तो सेडिशन कहता है क्या, हूएवर कोई भी या तो वर्ड से आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइन और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज ब्रिंग्स और अटेम्प्ट टू ब्रिंग इनटू हैट्रेड और कंटेम्प्ट। क्या वो करना चाह रहा है, हैट्रेड और कंटेम्प्ट और एक्साइट और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिससेटिस्फैक्शन किसके खिलाफ, टुवार्ड्स द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, एस्टेब्लिश्ड लॉ। डिससेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है और मतलब क्या आपके वर्ड से या कुछ बोलने से कुछ साइन से कहीं पे विद्रोह भड़क जाता है। और जो विद्रोह किस लिए है कि एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश्ड उसे क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसे हटाने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति पे सेडिशन का चार्ज लगेगा। ठीक है, सेडिशन की क्रिटिसिज्म भी है बट मैं चाहता हूँ थोड़ी सी आपको सेडिशन की बेसिक बता दूँ, देन आफ्टर हम लोग इसको इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ जजमेंट को डिफाइन भी नहीं किया गया जैसे केदारनाथ जजमेंट है। थोड़ी सी बेसिक को समझते हैं देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं। देखो एक चीज़ आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दी है, यू नो वेरी वेल। वो फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होता है फ्रॉम आर्टिकल 14 to 32। हालांकि टोटल यदि डिटेल में राइट के बियॉन्ड बात करें तो फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35 तक। इसमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम। यहाँ पे हमें कई तरह की आज़ादी है, हमें बोलने की आज़ादी है, हमें कहीं भी पीसफुल असेंबली करने की आज़ादी है, हमें घूमने की आज़ादी है, हम इंडिया के किसी पार्ट में जा सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। ये सभी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दी है एज पर आर्टिकल 19। बट आपको पता है कि ये जो कोई भी राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है तो उसमें सर्टेन क्या है, ऑब्लिगेशंस है, रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब हमें कुछ भी बोलने की आज़ादी है। तो ऐसा मतलब थोड़ी है कि हम किसी को गाली दे देंगे, गाली देने की आज़ादी तो नहीं है। तो दैट मीन्स उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है कि आप क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1) में हमें राइट दी गई है कि क्या क्या आपके पास राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड। और इस आर्टिकल पे रिस्ट्रिक्शंस कहाँ से है, आर्टिकल 19(2) से 19(6) तक। मतलब कंटेन द ग्राउंड ऑन विच रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड। सोचो आप, आर्टिकल सिर्फ एक आर्टिकल है आपको राइट प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन 6 आर्टिकल आपको रिस्ट्रिक्शंस बताता है। मतलब रिस्ट्रिक्शंस इज वेरी नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम। सिर्फ आज़ादी आपको खुले तौर पे दे दिया जाए तब तो वो विद्रोह बन जाएगा। मतलब इन द सेंस इंसान कुछ भी करने लगेगा, चाहे आप ये अपनी डेली लाइफ में देखिए और आइदर इसे नेशन के स्टेट से, नेशन के कंसेप्ट से देखिए। तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है तो इस रिस्ट्रिक्शन से कुछ बातें निकल के सामने आती है। तो उसी में से एक रिस्ट्रिक्शन है, वेट अ सेकेंड आई विल गो टू द टॉपिक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड सेडिशन लॉ। एक तो आपको बोलने की आज़ादी है, लेकिन उसमें सेडिशन लॉ के साथ यदि इसे हम देखें
तो अब सेडिशन लॉ हमने भी पढ़ा कि सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि कोई आप यदि डिससेटिस्फैक्शन और इलविल करते हैं किसके अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, तो इट अमाउंट्स टू सेडिशन, प्रिस्क्राइब अ पनिशमेंट अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट। एक्चुअली ये आइदर 3 ईयर होता है और लाइफ इम्प्रिजमेंट होता है। अब इस सेडिशन पे 2 व्यू है जो कि आपको, ये मेनली टॉपिक जब कभी भी आएगा मेंस पे आएगा और बाकी तो प्रीलिम्स में आएगा नहीं, तो इसलिए मेंस के लिए तो आपको कुछ पॉइंट इसके सपोर्ट में लिखनी है, कुछ पॉइंट इसके अपोज में लिखनी है। तो देयर आर 2 व्यूज रिगार्डिंग सेक्शन 124A। क्या कहता है? इट डेटर्स फ्री स्पीच। ऑब्वियस सी बात है, यदि आपको ये डर लगा रहेगा कि किस बात पे, अभी तो सेडिशन की केस ऐसे शामिल हो रही है जैसे कि आदमी कुछ चाय पी रहा है, मतलब नाश्ता कर रहा है, उस तरह से सेडिशन की केस लॉन्च हो जा रही है। जैसे कि एक न्यूज़पेपर में एक जर्नलिस्ट ने ओनली उसने प्रिंट किया कि मणिपुर इज़ बर्निंग, मणिपुर जल रहा है, और उस पर क्या हुआ, सेडिशन का चार्ज लग गया। ऐसे हज़ारों केस हैं जिसमें कि सेडिशन के कारण वो 2-2 साल से जो है क्या है, जेल में बंद है, बिकॉज पेंडेंसी रेट काफ़ी हाई है। मतलब एक बार आप पे केस रजिस्टर हुआ तो वो कोर्ट, अभी तो केस रजिस्टर हुआ, जब तक कोर्ट में जाएगा कोर्ट फिर उस पर सजा सुनवाई करेगा, भले ही आप निर्दोष हैं, बट इसमें समय इतना लग जा रहा है, पेंडेंसी इतनी ज़्यादा है सेडिशन वाली केस में, हम लोग सारा डाटा भी देखेंगे, तो जिसकी वजह से क्या है, इंसान लंबे लंबे समय तक जेल में रहता है। तो ये क्या कर रहा है, डेटर फ्री स्पीच, मतलब बिकॉज ऑफ फियर ऑफ पॉसिबल पनिशमेंट सिटीजन्स आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर व्यू और ओपिनियन फ्रीली अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इट पार्टिकुलरली सप्रेस राइट टू डिसेंट एंड डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहा गया है। ठीक है, कि यदि डिसेंट ना हो, मतलब आपके अंदर जो चल रही है ज्वालामुखी, वो जब तक आप व्यक्त नहीं कर देते हैं, अदरवाइज क्या हो जाएगा, यदि ये पूरी सिटीजन में फैलने, अंदर में डिससेटिस्फेक्शन हो जाए, डिसेंट हो, तो फिर ये एक दिन बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले सकती है। इसीलिए जब आप फ्री स्पीच नहीं रहेगी तो ये राइट टू डिसेंट को सप्रेस करता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ अ कॉलोनियल लॉ एंड इट इज़ एंटी डेमोक्रेटिक इन स्पिरिट। स्पिरिट में ये एंटी डेमोक्रेटिक था, बिकॉज इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सप्रेस द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। मेनी वेस्टर्न कंट्री जिसने इसे स्टार्ट किया, इवन ब्रिटिश जिसने इसे स्टार्ट किया, ब्रिटिश ने भी अपनी कंट्री से सेडिशन को हटा लिया। मोस्ट एस्टेब्लिश कंट्री में आज सेडिशन की लॉ नहीं है, लेकिन इसके अगेंस्ट ये तो आपने देखा। अदर व्यू क्या देखा, अदर व्यू है विथ इन जो कि इसके, ये तो पॉजिटिव में थी, ये कुछ इसके कि हाँ सेडिशन क्यों रहना चाहिए आज भी। कहता है विद द इंक्रीजिंग सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज कंट्री फेसेस फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड इन फ्रंट ऑफ टेररिस्ट इंसर्जेंट मॉइस्ट। हमने देखा है कई सारे अटैक हम पे हुए हैं, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, मुंबई पे अटैक हुआ, तो ये सभी जो इतनी सारी मॉइस्ट घटना है, इंसर्जेंट है, तो इसके लिए हमारे पास कहता है क्या, तो सेडिशन लॉ होनी चाहिए जो कि हमारे सिक्योरिटी को इंश्योर करके रखे। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये जजमेंट को ध्यान में रखना है, बिकॉज लॉ कमीशन ने भी कहा एंड देन आफ्टर ये मैगजीन में भी है कि केदारनाथ जजमेंट को फुलफिल किया जाना चाहिए। देखो, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का एक केस था, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेक्शन 124A मतलब सेडिशन की जो कानून है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। क्यों वैलिड, मतलब इसने बोला सेडिशन लॉ सही है, उसे रहना चाहिए, और लेकिन इसने कुछ इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया दिया कि कैसे हम आप समझ सकते हैं दैट एनी इंसिडेंट इज अमाउंट टू सेडिशन। तो ये कहते हैं क्या, एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस अंडर 19(2) ऑन विच रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड। आपने पढ़ा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) आपको आज़ादी देती है कुछ भी करने का, लेकिन 19(2) जो है आप पे क्या लगाती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आप पे इम्पोज करती है। तो उसी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर एक पॉइंट है कि इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। यदि सेडिशन मतलब कोई भी आपकी फ्री स्पीच, आप कुछ बोलते हो
और आपके कुछ बोलने से क्या हो जाता है, कहीं पे इंसाइटमेंट हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, भड़काव हो जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि वो आ जाएगा अंडर आर्टिकल 19(2). और यदि अंडर 19(2) है तो इसका मतलब आपके पास फ्री स्पीच अब नहीं है उस रिगार्डिंग। उसके बाद क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंक्लूड द मीनिंग ऑफ सेडिशन इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। कहता है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कहती है यदि इंसाइटमेंट टू ऑफेंस होती है तो वो है सेडिशन है, गलत है वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड द लीगलिटी ऑफ यूज ऑफ फ्री स्पीच इज पुट टू टेस्ट ऑन 3 ग्राउंड। यदि आपको फ्री स्पीच को टेस्ट करना है ना कि क्या कोई व्यक्ति किस लेवल पे बोल रहा है, कि वो सिर्फ एक बोल रहा है या फिर वो भड़का रहा है, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 3 ग्राउंड पे से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट उसने कहा, हो सकता है आप डिस्कशन कर रहे हो किसी से 2 पार्टी में मिलके, क्या डिस्कशन को सेडिशन में डाल दिया जाएगा? बोला बिल्कुल नहीं। डिस्कशन एडवोकेसी, एडवोकेसी मतलब क्या होता है, आप प्रमोट कर रहे हैं आइदर अपनी आप पॉइंट ऑफ व्यू या किसी और की पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब तक कोई चीज़ डिस्कशन हो या एडवोकेसी हो, और सो लॉन्ग एज सिटीजन्स आर इंगेज्ड इन डिस्कशन एंड एडवोकेसी, इवन द डिस्कशन एंड एडवोकेसी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मान लो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है आपकी डिस्कशन, इट डजेंट वायलेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये नहीं होगा आपने देशद्रोह कर दिया, नहीं, आराम से आप कर सकते हैं, आप कीजिए खूब स्ट्रांगली गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कीजिए, इवन यू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, इट इज़ टोटली फाइन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कहीं कीजिए, जितनी मन से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करनी है कीजिए, लेकिन 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 क्या, थर्ड पॉइंट जो है इंसाइटमेंट, आपके डिस्कशन डेलिब्रेशन से कुछ नहीं होता है, लेकिन आप यदि इंसाइटमेंट करते हो, भड़काते हो लोगों को, बट इफ डिस्कशन और एडवोकेसी क्या करता है, इफ डिस्कशन एंड एडवोकेसी प्रमोट करता है, जनरेट करता है इंसाइटमेंट, इनकरेज पीपल टू इंडल्ज इन वायलेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और किसी के बोलने से इंसाइटमेंट हो जाती है एंड पीपल को इनकरेज करती है कि जाके एकदम वायलेंस करो, मार काट स्टार्ट कर दो, देन इट अमाउंट्स टू सेडिशन। क्या शानदार जजमेंट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कहा, डिस्कशन और एडवोकेसी कीजिए, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपकी डिस्कशन से कहीं पे वायलेंस हो गया तब आप कुछ गलत कर रहे हैं। Incitement to violence is the essence of sedition. So long as there is no incitement to violence, there is no sedition. फिर इसके बाद इसमें वे फॉरवर्ड आप क्या लिख सकते हो कि डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन केदारनाथ केस शुड बी एडेड एज अ प्रोविजन इन द सेक्शन 124A itself। मतलब जो केदारनाथ जजमेंट ने कहा, आज क्या है कि जैसे एग्जाम्पल आपको मैंने दिया कि एक पत्रकार ने लिखा मणिपुर जल रहा है और उसके बाद जो है उसे सेडिशन लगा दिया, तो ये तो गलत है। होप सो सॉरी, मतलब ये गलत मैं इन द सेंस कर रहा हूँ कि बिना आप उस पर उस पर जांच पड़ताल किए हुए आप उस पर सेडिशन कैसे लगा सकते हैं। तो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केदारनाथ केस शुड बी एडेड एज अ प्रोविजन इन सेक्शन 124A itself, दैट इज अनलेस देयर इज इंसाइटमेंट टू वायलेंस, जब तक ना हो जाए दैट देयर इज नो सेडिशन, सो दैट पुलिस आर एबल टू यूज प्रोविजन ऑफ सेक्शन 144A फॉर द राइट पर्पस, ताकि यदि हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को हम इसमें लॉ में ही कर दे तो एवरी वन इज अवेयर हो जाएगा, पुलिस इटसेल्फ अवेयर हो जाएगा और सेडिशन की इतनी केस नहीं बढ़ेगी। अब कुछ फैक्ट पे चलते हैं और मैगजीन को देखते हैं और देन आफ्टर, तो वो कुछ बेसिक थी। तो देखो क्रिटिसिज्म क्या था, सबसे पहले हमने एक चीज़ और यहाँ पे कहता है क्या सब्जेक्टिव डिफिनेशन है, तो क्रिटिसिज्म ऑफ सेडिशन लॉ, कुछ और क्रिटिसिज्म देखते हैं हम लोग। सब्जेक्टिव डेफिनेशन मतलब क्या, एक तो होता है ऑब्जेक्टिव, पार्टिकुलरली आपको एकदम कह दिया गया, क्या जैसे आप दिस कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी मेंटल आपकी थिंकिंग नहीं चलती है। जैसे एज फोर मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये बताना है सन राइजेज इन दे, ऑप्शन में है वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, क्या इसमें कोई होगा डिफरेंट आंसर हो सकता है? वनली आंसर होगा ईस्ट आंसर होगा। इसका मतलब है दिस वन इज ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या हो सकता है, व्हाट इज द
कलर ऑफ सन, तो इसका सब्जेक्टिव होगा डिफरेंट टाइप में डिफरेंट, हालांकि ये भी एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव ही होगा बिकॉज साइंटिफिक क्वेश्चन है। सब्जेक्टिव डेफिनेशन में जहाँ पे क्या कोई चीज़ जो है एज फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं ना, सब्जेक्टिव डेफिनेशन देना है, राइट अबाउट मान लो क्या वुमेन सिचुएशंस, तो एवरी वन के लिए वुमेन की सिचुएशंस पे मान लो अलग अलग डिफिनेशंस हो सकती है, तो वो हो जाएगी सब्जेक्टिव एनालिसिस हो जाएगी। तो उसी तरीके से जो सेडिशन की लॉ है वो सब्जेक्टिव डिफिनेशन है, बिकॉज वहाँ पे कहता है कि सिंपल सी बात क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी वर्ड से आइदर इससे करता है जो कि अटेम्प्ट टू हेट्रेड और कंटेम्प्ट, कैसे पता चलेगा कि किसी के बोलने से हेट्रेड फैल गया, तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिविटी थी, लेकिन इस सब्जेक्टिविटी को काफ़ी ऑब्जेक्टिव किसने बना दिया, केदारनाथ की जजमेंट ने, जिसने कहा कि आप 3 ग्राउंड पे सेडिशन को चेक कर सकते हो। तो इन श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि वेग एंड ओवर ब्रॉड ऑफेंस would be unconstitutional and cannot be considered to be reasonable restrictions on free speech। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ को आप क्या करो, वो वेग है, ओवर ब्रॉड ऑफेंस है, उसको भी आप सेडिशन के अंदर में करके केस रजिस्टर कर दो, तो ये चीज़ ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा होगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उसी समय ख़त्म हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज चिलिंग इफेक्ट ऑन डिसेंट। अभी रिसेंटली हमने बात किया कि कैसे यदि इतनी सेंसरशिप होगी, आपको हमेशा डर लगेगा कि आप कुछ बोले और आप पे सेडिशन का केस लग जाए, तो कोई इंसान क्यों बोलेगा कुछ भी। तो ये क्या करता है, डिस्करेज करता है इंडिविजुअल्स को फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन एंड इंगेजिंग इन लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म। नो वन कैन इवन लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म भी नहीं कर सकता है गवर्नमेंट का, और जिसकी वजह से यह लीड्स टू सेल्फ सेंसरशिप। थर्ड पॉइंट इज लो कन्विक्शन रेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो जितने भी सेडिशन की केस है ना, उसमें जो है क्या कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है। ये कितनी है, बिटवीन 3 से 33%। क्या होता है कन्विक्शन रेट का मतलब, जैसे देखो सपोज करो 100 पीपल को जो है क्या किया कि अरेस्ट किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ सेडिशन, कि इसने सेडिशन किया है, इसको अरेस्ट करते हैं। बट जब कोर्ट पहुंचा यह केस और वहाँ पे जब उसमें चेक किया गया तो पता चला क्या, ऐसे पीपल ओनली 3 से 33% ही पीपल है। कभी कभी तो देखा गया कि 2022 में ये कन्विक्शन रेट लेस देन 10% था, मतलब 100 पीपल में ओनली 10 पीपल कन्विक्टेड था। लेकिन इसकी देखो निगेटिव टर्म में देखो तो क्या इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। एक तो पहले बात क्या है कि ऐसे केस में पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। पेंडेंसी का मतलब आज एक पीपल मान लो क्या हुआ, अरेस्ट होता है, तो यदि अरेस्ट होने के बाद इसे विद इन सपोज करते हैं कि 2 से 3 मंथ के बाद भी इसे यदि कोर्ट में लेके चले जाया जाए, तब तो चलो ठीक है, कोर्ट में डिसीजन होगा और मान लो 90% आदमी जो है फ्री हो जाएगा यदि 100 पीपल को अरेस्ट किया गया है। बट लेकिन क्या हो रहा है कि इसको कोर्ट तक जाने में 2 से 3 साल का समय लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि कोर्ट में पेंडेंसी है, नंबर ऑफ केस ज़्यादा है, तो पेंडेंसी के कारण अब इस व्यक्ति को तो कहाँ रहना पड़ेगा, जेल में रहना पड़ेगा। तो इसने भले ही इस 100 में से सपोज करो 90% पीपल ने कुछ नहीं किया है, बट स्टिल उसे जेल में रहना पड़ रहा है। वो तो तब जाके उसे पता चलेगा ना कि हाँ मैं गिल्टी नहीं हूँ, जब कोर्ट में जाएगी केस। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पेंडेंसी ऑफ सच केसेस इन कोर्ट रीच टू 95% इन 2020। दस फाइलिंग केस अंडर द लॉ इटसेल्फ कैन बिकम अ पनिशमेंट। मतलब सिर्फ आपको इस लॉ के अंदर अरेस्ट भी कर लिया गया तो ये समझिए आपके लिए एक पनिशमेंट हो गया। इवन 2 years आप जेल में रह रहे हैं, दैट इज़ अ ह्यूज पनिशमेंट। देन आफ्टर एलिगेशन ऑफ मिसयूज, काफ़ी इस ऐसे केस का बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है। मिसयूज इन द सेंस कि वंस अरेस्टेड अंडर सेडिशन लॉ इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गेट बेल। ऐसे नॉर्मल केस में आप इवन मर्डर कर देते हैं तो आपको बेल मिल जाता है, लेकिन सेडिशन के केस में वंस आप अरेस्ट होते हो तो बेल नहीं मिलता है। देन आफ्टर केस की पेंडेंसी है कोर्ट तक पहुंचने में, ट्रायल प्रोसेस कुड गेट स्ट्रेच टू लॉन्ग, दिस लीड्स टू हैरेसमेंट ऑफ इनोसेंट पीपल को इससे बहुत परेशानी होती है। उसके बाद कहता है क्या, सुप्रीम कोर्ट इन विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस क्वेस्ड FIR विथ चार्ज ऑफ सेडिशन एंड कॉशन्ड अगेंस्ट अनलॉफुल एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन। क्या था विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस? तो विनोद दुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो कि 2021 में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिटीजन हैज़ राइट टू क्रिटिसाइज एंड कमेंट अपॉन द मेजर्स अंडरटेकन बाई गवर्नमेंट। सिटीजन क्या कर सकता है, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर सकता है
और बस इसने भी वही चीज़ कहा कि सो लॉन्ग एज ही डजंट इंसाइट पीपल टू वायलेंस, जब तक पीपल वायलेंस के लिए ना उतर जाए तब तक आप गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वो लीगली वैलिड है। तो जो एफआईआर को उसने क्या किया था, चार्जेस ऑफ सेडिशन को उसे क्वेस्ट कर दिया, खारिज कर दिया था। फिर देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लॉ। जैसे कि हम सेडिशन को, गवर्नमेंट आज यदि एक पॉइंट पे कहता है कि हाँ हमें जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेडिशन चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लॉ हैं जो कि सेडिशन, हम यदि कोई व्यक्ति इस तरह का काम करे तो हम उसको उस तरह से हम टेकल कर सकते हैं, तो सेडिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जांपल मान लो, एक लॉ है हमारे पास प्रिवेंटिव डिटेंशन का। यदि आपको लगता है कि कोई पीपल ऐसा है तो उसे आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर न डिटेन कर दीजिए। सेकेंड, आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, एक हमारे पास सीआरपीसी भी है जिसमें यदि धारा 144 लगा दीजिए तो उससे भी आप सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और ऑन दोज हु सीक थ्रेटन द यूनिटी, यदि कोई इस तरह से करता है थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, thus separate law under section 124A may not be need because we have preventive detention, we have section 144। तो यह पॉइंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रिपील्ड इन अदर ज्यूरिस्डिक्शन, जैसे यूके है जहाँ से स्टार्ट हुआ, जिसने यूके इंडिया में स्टार्ट किया, यूके ने इसको वापस ले लिया 2009 में, वहाँ पे अब सेडिशन की कोई लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि यह वही साइटिंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन दी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ऑल्सो कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में सेडिशन लॉ नहीं है। लेकिन अब आपको लगता होगा कि चलो इसके क्या आर्गूमेंट दिया लॉ कमीशन फॉर द रिटेंशन ऑफ सेक्शन 124A। लॉ कमीशन का क्या मानना है? लॉ कमीशन कहता है क्या, टू सेफ गार्ड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये हमें सेडिशन लॉ चाहिए। सेकेंड पॉइंट लॉ कमीशन कहता है, सेडिशन इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। लॉ कमीशन कहता है क्या, आर्टिकल 19 में आपको फ्रीडम है 19(1) के तहत, लेकिन 19(2) में जो है 2 to 6 तक तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहता है ना, तो ये वैलिड है सेडिशन एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19। एंड थर्ड वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ काउंटर टेरर लेजिस्लेशन डजंट फिल द स्पेस ऑफ सेक्शन 124A। कहता है क्या, जो ये जो टेरर को हम काउंटर करने के लिए जो लेजिस्लेशन है हमारे पास सेक्शन 124A, यह और कोई लॉ इस स्पेस को फिल नहीं कर सकता है। कहता है इन द अब्सेंस ऑफ अ प्रोविजन लाइक सेक्शन 124A दैट इज सेडिशन, एनी expression that incite violence against the government would invite stringent law like unlawful activities, जो UAP है हमारे पास है, नेशनल सिक्योरिटी है, तो ये इसकी जो है अलग बात है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉ टू जज इंडिपेंडेंटली एंड नॉट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ कॉलोनियल लीगेसी। तो लॉ कमीशन कहता है क्या, देखो ऐसे तो आप कुछ भी चीज़ को बोलोगे तो सब कुछ बोलोगे चलो मेरे पास बहुत सारी चीज़ है जो हम कॉलोनियल लीगेसी आज भी हमारे पास है, लेकिन आपको दोनों के पर्सपेक्टिव्स को डिफरेंटली देखना होगा। उस समय उसे कैसे यूज किया जाता था वो अलग बात है, बट आपको अभी जो है सेडिशन को लॉ कमीशन कहती है आपको उस प्रिज्म से नहीं देखनी है, आप इंडिपेंडेंटली देखिए। The mere fact a particular legal provision is colonial in its origin doesn't validate the case that it is repeal, कि इसे ख़त्म कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट लॉ कमीशन कहता है क्या, रियलिटीज डिफर इन एवरी जुरिस्डिक्शन। तो जैसे कि हम मतलब जो इसके सपोर्टर्स कहते हैं क्या सेडिशन हटना चाहिए, वो क्या बोला कि यूके में हट गया, बट लॉ कमीशन का कहना है क्या कि देखो यूके में हटा, लेकिन ऐसा नहीं कि यूके में सेडिशन का लॉ अभी नहीं है, वो भले ही सेडिशन लॉ को हटाया बट अलग अलग प्रोविजंस में उसने आज भी सेडिशन को रखा हुआ है। तो यही कहता है क्या कि कोर्ट ऑफ competitive jurisdictions like US, UK, etc. had their own history, उसकी अपनी हिस्ट्री है, अपनी जोग्राफी, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, लॉस है। Some of these country have merged their sedition, उसने क्या किया, merged their sedition law with counter terror legislation, किसी और अलग अलग लॉ में उसको मर्ज कर दिया। डूइंग दिस मे नॉट कंपेटेबल विथ इंडियन सर्कमस्टांसेस, और इंडिया के सर्कमस्टांसेस में ये डिफरेंट है, इसीलिए मतलब आप सब कुछ को, सब खिचड़ी को एक तरह से मत कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, मिसयूज नॉट ग्राउंड फॉर रिमूवल। यदि किसी चीज़ का मिसयूज होता है तो आप जहाँ से मिसयूज हो रहा है उस लूप होल्स को बंद करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसे आप क्या करो, ख़त्म कर दो। ये लॉ कमीशन का मानना था। देन आफ्टर वे फॉरवर्ड क्या रहा, तो वे फॉरवर्ड में करंट सिनारियो जो है उसमें
इनकॉर्पोरेशन ऑफ केदारनाथ जजमेंट करनी चाहिए, जो हमने बात किया, जिसमें कि 3 ग्राउंड्स पे चेक करते हैं कि हाँ कोई चीज़ जो है वो सेडिशन के अंदर होगा या नहीं होगा। तो इनकॉर्पोरेशन दिस। करंटली सेक्शन 124 हैज़ अ जेल टर्म, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी जो जेल टर्म है अप टू 3 ईयर्स है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, मतलब या तो 3 साल दे सकते हैं या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स। इट वुड मीन आइदर इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर लाइफ और अप टू 3 साल तक दे सकते हैं, बट नथिंग इन बिटवीन नहीं है, विथ मिनिमम पनिशमेंट ओनली फाइन। तो इस चीज़ के बारे में तो इसको लॉ कमीशन ने क्या कहा, एक एक करके सबका लॉ कमीशन ने इसको भी जवाब दिया। एंड प्रोसीजरल सेफगार्ड नहीं है। तो लॉ कमीशन का कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, जो केदारनाथ जजमेंट था तो उसकी बात को इनकॉर्पोरेट यदि कर दे तो बाय एडिंग द वर्ड्स विथ अ टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और काउज, यदि इसकी वजह से किसी के बोलने से पब्लिक ऑर्डर जो है क्या डिसरप्ट हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो इस चीज़ को डेफिनेशन ऑफ सेडिशन में ही डाल दो। तो ये लॉ कमीशन का करना है, वेरी गुड पॉइंट है। उसके बाद इस सेकेंड पॉइंट जो इसमें जो ये था जेल टर्म के बारे में, तो कहता है क्या, प्रपोज्ड इन्हांसिंग द जेल टर्म अप टू 7 ईयर। तो इस जो 3 साल था उसे अप टू 7 ईयर कर दीजिए या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दीजिए। दिस रिमूव्स द वाइड डिस्क्रिशन ऑन द सेंटेंसिंग अवेलेबल विद द जज। अब जज के पास क्या होगा, वाइड डिस्क्रिशन होगा। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इस पनिशमेंट लेवल को अप टू 7 करते हैं। देन आफ्टर इस चीज़ के लिए कोई प्रोसीजरल सेफ गार्ड नहीं है। तो ये मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया है, जिसमें कह रहा है क्या कि ऐसा प्रोविज़न कर दीजिए सेडिशन में कि कोई भी FIR तब तक नहीं दायर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेडिशन जब तक कि कोई एक इंस्पेक्टर लेवल का पर्सन पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेगा और उसे यदि लगेगा कि हाँ दिस पर्सन इज इन्वॉल्व ऑन सेडिशन, तब जाके उसे ग्रांट परमिशन फॉर द रजिस्टर, तब जाके आप FIR रजिस्टर करके उसे अरेस्ट कीजिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिना आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आप किसी पर्सन को सेडिशन जैसे बड़े जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं, तो ये तो गलत बात है। तो ये लॉ कमीशन की वेरी इंपॉर्टेंट ये रही recommendations. Some other legislation in this regard, limited application in 2018 law commission in consultation paper on sedition underscored that section 124A should be invoked only in case where the intention behind any act to disrupt public order। वही बात है कि 2018 में भी लॉ कमीशन ने कहा जब तक कोई जो है स्पीच वो डिसरप्ट करता है पब्लिक ऑर्डर और ओवरथ्रो गवर्नमेंट विथ वायलेंस एंड इलीगल मीन्स, तभी जाके जो है आप इस चीज़ का उपयोग कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेडिशन केस। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स GRAI। देखो इसके बारे में थोड़ी सी समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल। आपको एक कहानी सुनाते हैं अभी। और तो देखो क्या हुआ कि मान लो एक हल्कू नाम का किसान था और इसका क्या हुआ, ड्यू टू हैवी रेन इसका फसल खत्म हो गया, बट इसने किसान फसल बीमा करवाया हुआ था। तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ किसान फसल बीमा हल्कू पहुंचा ब्लॉक और ब्लॉक में पैसा लेने के लिए। तो वहाँ के जो ब्लॉक के अधिकारी थे, ऑफिसर्स थे, ये इसको पहले तो बोले तुम्हारा पैसा आया नहीं है, तुम इतने दिन के बाद आओ। फिर उसके बाद वो 14 दिन के बाद जाता है, फिर पहुंचता है तो कहता है क्या तुम्हारा तो नाम ही इसमें नहीं है। इस तरीके से हल्कू काफ़ी परेशान हो जाता है, 2-3 मंथ दौड़ता है, बट स्टिल हल्कू को पैसा नहीं मिलता है। या फिर आपने एक मूवी देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी, एक मूवी का नाम था कागज, पंकज त्रिपाठी की मूवी थी। अब पंकज त्रिपाठी को ये साबित करना था कि मैं जिंदा हूँ, मतलब इसको बाय ऑन द डॉक्यूमेंट इसे मतलब मरा हुआ साबित कर दिया गया था और इसका ज़मीन हड़प लिया था। और ये खुद को साबित करते हैं कि मैं जिंदा हूँ, और इसको साबित करने में इसको सालों साल लग जाते हैं, बट स्टिल इज़ नॉट एबल टू प्रूव दैट आई एम अलाइव। सब देखिए कितनी मतलब अमेजिंग सिनारियो है। तो ये सब चीज़ क्या दिखाता है कि भले ही आप कितनी ही बड़ी डेमोक्रेसी बन जाओ, कितनी भी डेवलपमेंट कर लो, लेकिन यदि लोगों की जो शिकायत है उसकी यदि सॉल्यूशन ना हो पाए तो फिर किस बात की वो डेमोक्रेसी। तो इसके बारे में एक बहुत अच्छा सा आप इसको थोड़ा सा इस तरह से क्रोनोलॉजी से समझिए। देखिए क्या बात हुआ कि जब हमारा एक स्टेट का कंसेप्ट डेवलप हुआ, ठीक है, व्हेन अ स्टेट डेवलप्ड लाइक
we become a state on the 1947 when we got independent, when we became sovereign. तो हम एक स्टेट बने. तो जब स्टेट बने तो हमारा ओरिएंटेशन किधर था? तो हमारा था कि हम क्या करें, वेलफेयर करें एंड प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें. ये हमारा था. तो इसके लिए वेलफेयर प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना होगा कि एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करना होगा. तब तो जब तक आप एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी नहीं करते हैं, हर लेवल पे ब्लॉक लेवल तक नहीं पहुंचा देते हैं ऑफिसर्स को, और उसकी तब तक तो ये वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगी. तो हमने भी यही किया, हमारा स्टेट बना, हमने वेलफेयर ओरिएंटेशन अपनाया, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी गोल थी, जिसकी कारण हमने एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी किया और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किया. इसके कारण क्या हुआ? जब ऐसा हुआ तो दैट increased the administrative power plus discretion enjoyed by civil servants. तो इसके वजह से तो अब चूंकि क्या हुआ, उसकी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी बढ़ी. जब पावर आपने हस्तांतरण किया तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बढ़ी और डिस्क्रिशन हुआ गवर्नमेंट सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट को. इसके वजह से जब किसी भी इंसान को जब आप पावर देते हो, डिस्क्रिशन देते हो, तो उसके बाद आपको उसका रियल फेस देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से इंडिया में देखा गया एब्यूज़ ऑफ पावर. और इसने क्या किया, ओपन्स द स्कोप ऑफ हैरासमेंट, माल प्रैक्टिसेस, देन आफ्टर करप्शन. खूब लेवल पे करप्शन चलता. पहले तो एक पैरागॉन चप्पल के प्रचार देती थी. आपको यदि कोई काम है, आपको ऑफिस जानी है, तो उसमें दिखाता था कि आप कितनी बार भी ऑफिस आए आपकी चप्पल घिसेगी नहीं. मतलब 2-2 साल तक आदमी छोटे छोटे काम के लिए दौड़ते रहता. ठीक है. तो कई सारे करप्शन बढ़ी, माल प्रैक्टिस बढ़ी, हरासमेंट हुआ. इसने क्या किया, इसकी वजह से इंक्रीज्ड सिटीजन्स ग्रीवांस अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लोगों की जो है बहुत सारी शिकायतें बढ़ने लगी, लोगों की काम नहीं हो रही थी. दैट इंक्रीज्ड द सिटीजन्स ग्रीवांस. जब ये ग्रीवांस बना तो फिर अब आप इसको इस तरह से समझिए कि कोई भी डेमोक्रेसी कैसे सक्सेस हो सकती है. किसी भी कहता है क्या, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट टू विच सिटीजन्स ग्रीवांस आर रिड्यूस्ड. कैसे आप जो है सिटीजन की शिकायत का निवारण करते हैं. और इस सिटीजन की समस्या का सॉल्यूशन के लिए दुनिया ने पहली बार कब सोचा, तो पहली बार वह कंट्री था स्वीडन. स्वीडन ने पहली बार एक सिस्टम लॉन्च किया जिसको कि कहते हैं ओम्बुड्समैन. OMBUDSMAN. ओम्बुड्समैन सिस्टम उसने बनाया. ओम्बुड्समैन सिस्टम का मतलब क्या है कि उसने एक ऐसा ऑफिसर को अपॉइंट किया जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया, एंड टू हैंडल द कंप्लेंट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड जुडिशियल एक्शन. इसके खिलाफ जो भी लोगों की समस्या हो, वो ये जो ऑफिसर होता, तो ओम्बुड्समैन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेचर टू हैंडल द कंप्लेंट अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल एक्शन. आपने अभी जो केस देखा, इस केस में तो क्या था कि उस दोनों पर्सन्स को प्रॉब्लम थी, एक तो हल्कू को और एक इस भाई साहब को. इसको साबित करना था कि मैं जिंदा हूँ, तो लेकिन इसकी सॉल्यूशन नहीं हो रही थी. तो इस ऐसे ही चीज़ के सॉल्यूशंस के लिए पहली बार स्वीडन ने सोचा, और स्वीडन ने ये कब सोचा, 1809 में. बट इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं आया था. स्वीडन ने 1809 में ये ओम्बुड्समैन सिस्टम लाया. एक समय था हमारे 2011 का केस शायद, आई थिंक, जब आपने देखा होगा अन्ना हजारे ने लोकपाल का मूवमेंट स्टार्ट किया. लोकपाल भी कुछ इसी तरीके का कंसेप्ट था. ये जो लोकपाल का कंसेप्ट था, लोकपाल
जस्ट लोकपाल एक संस्कृत वर्ड है और ओम्बड्समैन जो है ये जो है आपको एक स्वीडिश टर्म है। स्वीडिश टर्म में हम इसे ओम्बड्समैन बोलते हैं और लोकपाल इसमें बोलते हैं। दोनों का मतलब यही है, एक ऐसे पर्सन की नियुक्ति कीजिए जो इवन किसी मिनिस्टर के खिलाफ भी किसी पब्लिक की समस्या है, सपोज करो फाइनेंस मिनिस्ट्री से हमें प्रॉब्लम है, तो उसकी भी शिकायत को हम फ्रीली बोल पाए उस पर और हमारी शिकायतों पे जो है प्रॉपर एक्शन लिया जाए, दैट सिस्टम इज नोन एज ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को आप एक आउटलाइन में नहीं लिखा है, इससे भी समझ सकते हैं। इसका मतलब, क्या सरकार जनता की आवाज़ सुनती है? यदि सुनती है तो क्या उस पर जिम्मेवारी से रिस्पॉन्स करती है? क्या सामान्य से समान नागरिक की शिकायत सुनने की उत्तम व्यवस्था विद इन द प्रॉपर टाइम फ्रेमवर्क में है? जनता को उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है प्रॉपर टाइम फ्रेमवर्क में? इफ देयर इज प्रॉब्लम, it should provide, government should provide proper solution to it. That is the meaning of grievance redressal mechanism. इसी चीज़ पे ग्रीवांस रिड्रेसल को असेसमेंट करने के लिए हमने ये जो है रिपोर्ट लाया, दैट इज ग्रीवांस एड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स, कि कैसे कैसे प्रॉपर सिस्टम ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या कौन सी एरिया में कौन सी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है इन ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में। तो ये चीज़ हमें इस आर्टिकल में समझना है। कहता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन लॉन्च द ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स फॉर द ईयर 2022। एक बात समझो, देखो ये काफ़ी जैसे कि आप एक वर्ड पढ़ते हो गुड गवर्नेंस का वन ऑफ द की पॉइंट है ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। और जब ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म करते हो तो इसका क्या बेनिफिट्स होता है? इसका बेनिफिट्स कुछ इस तरीके से है, ये चैनल फॉर सिटीजन्स टू वॉइस देयर ग्रीवांसेस, यह एक प्लेटफॉर्म सिटीजन को प्रोवाइड करता है जिससे पीपल क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या, ग्रीवांस मीन्स प्रॉब्लम, समस्या को रेज कर सकते हैं। उसके बाद सिटीजन्स की जो फीडबैक है हेल्प मिनिस्ट्री टू एनालिसिस द क्वालिटी ऑफ इट्स सर्विसेज। अब मान लो किसान फसल बीमा सरकार ने लॉन्च कर दिया और किसी मान लो पब्लिक को इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सरकार तक तो ये जब ये कंप्लेन रजिस्टर करेगा तो सरकार के पास एक तो डाटा जाएगी ना, अच्छा हाँ इंसान को ग्राउंड लेवल पे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, सो अगली बार पॉलिसी में क्या किया जाएगा, कुछ रिफॉर्म करके फिर उसे पब्लिश किया जाएगा। तो ये क्या करता है कि सिटीजन की फीडबैक मिनिस्ट्री को हेल्प करता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस और उसके बाद अच्छी हो। ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या? एक स्पीच थी मोदी जी की, बहुत ही शानदार स्पीच जो कि गुड गवर्नेंस पे थी। यू कैन ऑल्सो वॉच इन द यूट्यूब, सर्च कीजिएगा गुड गवर्नेंस बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी तो आपको आएगा। तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मान लो एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है या कोई भी ऑफिसर है, इवन एक कर्मचारी है, तो यदि उसकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी उसे परफॉर्म यदि नहीं कर रहा है तो उस पर लोग शिकायत करेंगे, और यदि ये अच्छे से ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तो कोई लोग शिकायत नहीं करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अपने जॉब के प्रति अकाउंटेबल रहेगा, उसकी लोगों की ट्रस्ट बिल्डिंग उस पर बढ़ेगी एंड सर्विस डिलीवरी क्या होगा, इम्प्रूव्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इंश्योर मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। जहाँ पे भी आप देखोगे कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बस उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में होनी चाहिए, बट काम के लिए आपको अधिक पेपर वर्क ना करना पड़े, तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हो जाए, आपकी काम तुरंत हो, दैट इज नोन एज द बेनिफिट ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। देन आफ्टर बाकी जो है क्या ये इसके बारे में है, GRI के बारे में, कि डिज़ाइंड बाय किससे इसने डिज़ाइंड किया इस कंसेप्ट को, यह कंसेप्ट को कंसेप्चुलाइज एंड डिज़ाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवांसेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। ये दीज रिपोर्ट्स आर पार्ट ऑफ 10 स्टेप सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो सेंट्रल इसकी जो है ना, बस सिंपल सी बात समझो ना कि दीज रिपोर्ट्स आर द, ये 10 स्टेप
की है और इसे जो है दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट सिस्टम। इस सिस्टम के तहत यह रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? वही ऑब्जेक्टिव है जो आपने इधर पढ़ा, ये सब चीज़ ऑब्जेक्टिव ही है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडेक्स कि ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपेरेटिव पिक्चर कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी अच्छी ग्रीवांस रिड्रेसल के मैकेनिज्म है एंड प्रोवाइड वैल्यूबल इंसाइट अबाउट स्ट्रेंथ एंड एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। उसके बाद जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी वहाँ वहाँ इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। इंडेक्स बेस्ड होता है 12 इंडिकेटर में जो कि 4 की डायमेंशन पे एनालिसिस किया जाता है और यह 4 की डायमेंशन है एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट क्या हो गया? आप मान लो प्रॉपर जैसे कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक प्रॉपर सर्विस डिलीवरी की एक कमिटमेंट होती है कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा। यदि वो उसमें करने में नाकाम रहा तो उस डायमेंशन पे चेक किया जाएगा। इफ़िशियंसी पे कितनी इफ़िशियंटली वो वर्क हो रही है, कितना फास्टली हो रही है, फीडबैक मैकेनिज्म कैसा आ रहा है, देन आफ्टर डोमेन एंड और ये चीज़ हो गया। 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। एवरेज डिस्पोजल टाइम जो है इम्प्रूव हुआ फ्रॉम 32 डेज जो पहले था अब इस 27 डेज में मतलब कोई जो भी जिसकी भी प्रॉब्लम्स है उसकी सॉल्यूशंस हो जाती है। मैकेनिज्म कैसे है, कैसे से मैकेनिज्म इसको करने का, तो इसको ग्रीवांस रिड्रेसल के मैकेनिज्म आपको पता है। एक तो हमने क्या किया है CPGRAMS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारे पास दैट एम्स टू इनेबल सबमिशन ऑफ ग्रीवांसेस बाय एग्रीव्ड सिटीजन। आपको प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जाइए अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कीजिए। सेकेंड हमने जो बनाया लोकपाल, लोकायुक्त, CVC अदर स्टेटरी बॉडी, आपको हमने बताया ओम्बुड्समैन सिस्टम के अंतर्गत ही हमने लोकपाल बनाया। लोकपाल मतलब जो कि एवरी एग्जीक्यूटिव बॉडी पे निगरानी रखता है और लोकपाल के बारे में डिटेल में आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 61 पॉलिटी का तो उसमें डिटेल में है। देन आफ्टर ये ओम्बुड्समैन एज इट इज़ ये वर्ड को ये भी अपने सिस्टम में लाया कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वहाँ पे जितनी भी कवर वो आपको प्रॉब्लम्स हो उस प्रॉब्लम को आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं बैंक से रिलेटेड। और जनरली बैंक से रिलेटेड आदमी को तो एक प्रॉब्लम होती ही है। एक बैंक है उसका नाम है लंच ब्रेक बैंक। तो लंच ब्रेक बैंक क्या करता है कि ये जो आपकी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आपको जब भी कोई काम करने जाइए, ये लंच ब्रेक बैंक है SBI, आप कोई भी काम लेके जाइए बोलेगा कि अभी लंच टाइम चल रहा है आप बाद में आइए। देन आफ्टर वी हैव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इन स्टेट लाइक गुजरात में स्वागत, आंध्र प्रदेश में है, राजस्थान में है एंड उड़ीसा में है। हियर वी हैव द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विच रजिस्टर द कंप्लेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हमने बात कर लिया। एज पर सेकेंड ARC रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिपोर्ट में कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म विच कैन बी यूजफुली एम्प्लॉयड टू मेक द एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन सेंट्रिक। हमने बात किया कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब सिटीजन के लिए यदि मतलब जो सिटीजन के लिए जो जितनी सारी योजना बन रही है, प्लानिंग हो रही है, यदि उसको ही बेनिफिट ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये चीज़ इसने तो ये कहाँ से आई, इसकी ओरिजिन क्या थी ग्रीवांस रिड्रेसल, तो सेकेंड ARC रिपोर्ट। The basic principles of grievance redressal system is that if the promised level of service delivery is not achieved or if a right of citizen is not honored, then citizens should be able to take resource to a mechanism to have grievance redressal। ठीक है, यदि आपको जैसे कोई ब्लॉक है, ब्लॉक बोलता है कि आपको जो है कास्ट का सर्टिफिकेट हम आपको 2 से 3 डेज़ में बना के देंगे। यदि उस समय में भी क्या हो ग्रीवांस मतलब नहीं उस आपकी बने तो यू कैन कंप्लेंट अगेंस्ट दैट बॉडी बिकॉज वो सर्विस डिलीवरी की आपसे प्रॉमिस करता है। सेकेंड, 2 नोडल एजेंसी हैंडलिंग पब्लिक ग्रीवांसेस, वन इज DARPG मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन एंड डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। इशूज़ क्या है विद द एग्जिस्टिंग पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम, इसमें कुछ इशू इस तरह से है कि लो लेवल ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। एक्चुअली क्या मोस्ट ऑफ पीपल इवेंचुअली इस केस में तो कह सकते हैं 90% पीपल को ये भी पता नहीं है कि आपकी जो ब्लॉक है वो आपको क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है।
पहले आपको अपनी खुद ये पता रहेगी राइट के बारे में, तब तो आप कंप्लेंट रजिस्टर करोगे। और ना ही उसे ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में पता है, ना ही अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पता है। देन आफ्टर, ओवरबर्डिंग जुडिशियरी इज़ अ मेजर इशू। तो डिपार्टमेंट हैविंग देयर इंटरनल सिस्टम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ इट्स पर्सनल, बट इट इज़ नॉट वर्किंग सेटिस्फैक्ट्री, एंड नॉन सेटलमेंट ऑफ ग्रीवांसेस रिजल्ट इन फाइलिंग ऑफ पेटिशंस इन द कोर्ट ऑन पेटी इशू। अब मान लो कोई चीज़, आप कोई ग्रीवांस रिड्रेसल से रिलेटेड वो सॉल्यूशन नहीं हो पाया, देन आफ्टर वो केस कोर्ट में पहुंचा, बट कोर्ट में क्या है, ओवरबर्डनिंग जुडिशियरी है, काफ़ी केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो जिसकी वजह से लोग और डिस्करेज हो जाते हैं। नॉन यूनिफॉर्मिटी, वाइड वेरिएशन exist across ministries and other organizations with respect to the framework, process and capacity to handling grievances। हर किसी का अलग अलग क्या कहता है कि ग्रीवांस रिड्रेसल कंप्लेंट मैकेनिज्म डिफरेंट है, तो पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे हम इसके बारे में कंप्लेंट करें। तो एक नॉन यूनिफॉर्मिटी है। नो स्टेटरी बैकअप, मतलब क्या, जैसे कि मान लो एक RTI, यदि पार्टिकुलरली आप कोई टॉपिक पे RTI डालते हो तो ये एक प्रॉपर टाइम फ्रेमवर्क है, जिसके बाद उसको जो है RTI ऑफिसर को आपको क्या करना होगा, आपको जवाब देना होगा। बट सपोज दैट आपने ग्रीवांस रिड्रेसल मैनेजमेंट में आपने अपनी ग्रीवांस रजिस्टर की, लेकिन इसके लिए कोई नहीं है कि वो देगा सॉल्यूशन की, उसके बारे में जवाब दे रहा है नहीं दे रहा है, या फिर यदि जवाब नहीं दे रहा है तो उस अधिकारी पे जो ऑफिसर्स है उस पर कोई कंप्लेंट रजिस्टर होगा, ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है। तो ग्रीवांस रिड्रेसल mechanism is not treated as mandatory like RTI in many department. Then after, lack of resources is very important issues. Public grievance cell often suffers from the shortage of staff and resources. Moreover, these cells have not been adequately empowered. ना तो उसे पावर दिया गया है, empowered भी किया गया है। अब मान लो एज फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस, कोई भी एक ऑफिस है, इसने एक पार्टिकुलर सेल बना दिया है ग्रीवांस रिड्रेसल सेल का, बट ये इसमें जो ऑफिसर जिसको बनाया वो अपने बॉस से ही डरता है, क्या कंप्लेन करेगा, उसके पता ही नहीं है, उसे एम्पावर्ड ही नहीं किया गया, और मोस्ट ऑफ प्लेस पे तो ये इसके लिए रिसोर्स ही नहीं है उसके पास। उसके बाद ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है CPGRAMS नॉट बिहेविंग एज फैसिलिटेटर इन सेवरल केसेस कंप्लेंट वाज। अब देखो इसमें क्या इशूज हो जाता है, जब आप मान लो कंप्लेंट कोई रजिस्टर करने जाते हो तो उसमें आपको बोल देगा क्या ये पार्टिकुलर कंप्लेंट तो फलना स्टेट गवर्नमेंट से बिलोंग कर रहा है, तो आप क्या कीजिए वहाँ पे कंप्लेंट दायर कीजिए, और ये पोर्टल दिखाएगा हमने तो उसका ग्रीवांस सॉल्व कर दिया, ओनली उसने रेफर किया केस पार्टिकुलर स्टेट को, और ये दिखा देगा डिस्पोज कर दिया, केस सॉल्व हो गया। तो ये बहुत बड़ा लूप होल्स है यहाँ पे। देन आफ्टर, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम क्या, कि जो हम सुधरना नहीं चाहते हैं, मतलब क्या, हमारा जो है स्लैकनेस है इन एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब हम बड़े सुस्त टाइप के हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, जो ऑफिस जैसे चल रहा है, कोई आदमी अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। लो मोरल्स ऑफ द सर्विसेज, इनहेरेंट इनर्सिया, मतलब जो इनिशियली से चलते आ रहा है कि ऑफिस की टाइम 10 बजे है, 11 बजे आएंगे, किसी की सॉल्यूशन, अब लंच कर रहे हैं तो आराम से कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो पहले चाय पी रहे हैं, इस तरीके से जो सिस्टम आप गवर्नमेंट में देखते होंगे चलता है, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होती है। लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी किसी में नहीं है, तो ये चीज़, और सर्विस के प्रति किसी की अपनी जो मॉरलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, वो नहीं है, जो कि ये सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है। क्या मेजर्स कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म? कहता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवांसेस प्रोन एरिया, जो एरिया आपको लगता है ससेप्टेबल टू करप्शन है, वहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को काफ़ी इम्प्रूव कीजिए। वहाँ पे जितनी भी तरह की, जैसे कि मान लो फिंगरप्रिंट इशूज़, फिंगरप्रिंट इंस्टॉलेशन हो सकता है, कैमरा इंस्टॉल हो सकता है, GPS इंस्टॉल हो सकता है। जैसे इसका बहुत सारा केस स्टडी है, जैसे कोल इंडिया ने क्या किया, उसमें क्या होता था, बहुत सारे कोल डाइवर्जन होती थी, तो कोल इंडिया ने क्या किया, अपने सारे ट्रक पे जो है GPS इंस्टॉल कर दिया कि कैसे उसके पूरी पाथ को ट्रैक करने लगा, और उसकी वजह से कई लाख करोड़ की बेनिफिट हुई कोल इंडिया को। तो इसीलिए जो भी प्रोन लगता है आपको करप्शन है, वहाँ पे प्रॉपर सर्विलेंस सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहिए। अवेयरनेस अमॉन्ग सिटीजन को हम लोग अवेयर करेंगे अबाउट देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़। एटीट्यूडनल चेंज होनी चाहिए सिविल सर्वेंट में, कि उसे अपने काम के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। और एक चीज़, रिवार्डिंग गुड वर्क, यदि हम क्या करते हैं, किसी अच्छे काम को बड़े प्लेटफॉर्म पे सराहते हैं, तो मोर पीपल इनकरेज होता है कि हम भी अच्छे काम करें।
एंड रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड ARC रिपोर्ट, सेकेंड ARC रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी उसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो कहता है क्या, पब्लिक ग्रीवांस ऑफिसर ऑन द लाइंस ऑफ RTI एक्ट, मतलब क्या, जैसे RTI में प्रोविजन है यदि कोई ग्रीवांस की सॉल्यूशन 30 डेज में ना दे तो उसके खिलाफ क्या होता है RTI में, उस पर पनिशमेंट लगता है, पर डे आपको फाइन पे करेगा वो। तो इस तरह की कुछ जो है क्या इसमें भी होनी चाहिए। देन आफ्टर सजेशंस बाय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या कहती है कि जो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था CPGRAMS शुड प्ले रोल एज अ फैसिलिटेटर। आपने क्या देखा कि उस पर मान लो कोई केस रजिस्टर हुआ, उसने बोला कि उसने केस को रेफर कर दिया पार्टिकुलर स्टेट और उसने दिखा दिया केस सॉल्व, लेकिन नहीं, आप उस पर भी तो जानकारी रखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देन आफ्टर बताइए, इन्फॉर्म कीजिए। तो इसे एक फैसिलिटेटर के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि अपना हाथ पल्ला झाड़ने के लिए काम करे। ऑल मिनिस्ट्रीज टू अंडरटेक अ रेगुलर रिव्यू। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट, उसके बाद कंक्लूजन है, 2 लाइन की कंक्लूजन पढ़ लेते हैं कि ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द machinery of any administration. No administration can claim to be accountable, responsive and user friendly unless it has established an efficient, effective grievance redressal mechanism. आप इस कंक्लूजन को एक छोटी सी एक डायरी बनाइए जो कि ओनली कंक्लूजन के लिए लिखिए, कई सारे जगह आपको हेल्प करेगा। एक जब डायरेक्टली मेंस में चूँकि आपके पास रेडीमेड ऑलरेडी जो है कुछ इंट्रो कुछ कंक्लूजन तैयार रहना चाहिए, आप इसे ग्रीवांस रिड्रेसल में यूज कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस में यूज कर सकते हैं कि जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा, रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा, जिसके लिए वो पॉलिसीज़ है उसे ही बेनिफिट ना मिले तो फिर काहे का वो। तो इसीलिए ये इस्टेब्लिश करना जरूरी है, that provides effective administration. The next article is about OTT regulations in India. क्या था इसकी कॉन्टेक्स्ट, क्या है, न्यूज़ में इसलिए था कि डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवांस काउंसिल, इस काउंसिल ने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया कि जो कोई भी OTT प्लेटफॉर्म IT एक्ट 2021 को नहीं मानता है, IT एक्ट को, उसे उस पर प्यूनिटिव एक्शन लिया जाना चाहिए। तो रिकमेंडेड प्यूनिटिव एक्शन ऑन OTT प्लेटफॉर्म इन्वोकिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2021। OTT पहले क्या होता है, देखो OTT प्लेटफॉर्म आज हम लोग सभी इसको अच्छी तरह जानते हैं, जैसे अमेजन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, ये सभी को हम लोग क्या कहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे। कोई मूवी आजकल कैसे बोलते हैं कि OTT पे रिलीज हुआ। OTT का मतलब क्या होता है कि कोई कंटेंट है, जो कंटेंट डायरेक्टली पब्लिश होता है कहाँ, इंटरनेट पे, एंड विच बाईपास द केबल और सैटेलाइट सिस्टम। हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था, हमारे घर में एक टीवी लगा होता, वो सैटेलाइट से जुड़ा होता, सैटेलाइट से फिर उसके बाद हमारे एंटीना सिग्नल से हम टीवी को देख पाते। द सेम वे जैसे कोई मूवी थिएटर है, तो मूवी थिएटर कैसे करता है, मूवी थिएटर भी सैटेलाइट से हो, आइदर जो हो उसके पास क्या होती है, केबल से हो, या फिर उसके पास CD होती है, जिसकी वजह से वो मूवी को पब्लिश करता है। बट अभी क्या है, अभी का सिस्टम हमारा जो है, जिसको कि कहते हैं ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, मतलब इस सिस्टम के ऊपर से, मतलब ओनली इंटरनेट से। जैसे मान लो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मतलब अभी पढ़ाने से पहले मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद डायरेक्टली इंटरनेट पे डालूंगा और आप सभी के पास ये पहुँच जाएगा। मतलब इसके हमें कोई इसमें कोई केबल और सैटेलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यही कहता है OTT आर द सर्विसेज दैट ऑफर viewers access to movie, TV shows and other media directly through the internet bypassing cable और satellite system। उसके बाद एक डाटा है कि ये डाटा इंट्रो के लिए काफ़ी शानदार है, ऐसे वगैरह में जब आपको लिखनी हो इंटरनेट के वगैरह में द इंडियाज़ रिवॉल्यूशन, तो इंडिया में अभी 43 मिलियन यूज़र है जो OTT प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, और अभी बाय द एंड ऑफ 2023 यह इसकी संख्या 50 मिलियन हो जाएगी। सो इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट। इन इंडिया रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म OTT प्लेटफॉर्म आर कॉल्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म को हम लोग कहते हैं पब्लिशर ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। इसका क्या मतलब हुआ, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, मतलब OTT प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया इज कॉल्ड पब्लिशर ऑफ, किसको पब्लिश करता है, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट,
तो ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट मीन्स इट इज़ अ ऑडियो विजुअल कंटेंट, ऑडियो वीडियो मतलब समझ सकते हैं, या तो ओनली आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं या बोथ कर सकते हैं, एज सच एज अ फिल्म, वेब सीरीज, पॉडकास्ट मेड अवेलेबल टू द व्यूअर्स ऑन डिमांड। मतलब आपके डिमांड पे ये चीज़ अवेलेबल हो जाता है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड थ्रू सब्सक्रिप्शन बाई OTT प्लेटफॉर्म। तो आपने डिमांड किया और वो चीज़, जैसे कि आपकी काफ़ी डिमांड आ रही थी इंटरनेट पे, सर करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स, हर वीडियो में कोई भी वीडियो डालता है वहाँ पे 4-5 कमेंट होता कि करंट अफेयर्स की वीडियो। दैट मीन्स कि ये जो चीज़ होती है क्या, व्यूअर्स ऑन डिमांड होती है। ऑन डिमांड का मतलब होता है अ सिस्टम वेयर यूज़र इज़ इनेबल टू एक्सेस एट अ टाइम। और देखो ऑन डिमांड का मतलब ये नहीं होगा कि आपने डिमांड किया वो मिला। और उसकी में सेकेंड पॉइंट क्या है कि ये जो आपको एक्सेस मिलेगा ना एट टाइम चूजन बाय देम एनी कंटेंट। जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है, टीवी में आप अपने मुताबिक नहीं देखते, जो सेटेलाइट से प्रसारण होता है उस चैनल पे आप वो देख सकते थे। अभी आपके मन में है कि आप जो चीज़ चाहते हो देखना और जिस समय में चाहते हो, सपोज दैट अभी आपको टाइम नहीं देखने का, आप रात में देखते हो, दिन में देखते हो, तो ये आपके अकॉर्डिंग होता है, आपकी डिमांड के बेसिस पे होता है। आपको मन है 1x पे देखने का, 1x पे देखते हो, 1.5x पे देखते हो। कोई आपको ये नहीं कह रहा है पब्लिशर कि आपको जो है कि पार्टिकुलर मेरे टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा। देन आफ्टर कहता है कि करंट मैकेनिज्म फॉर OTT रेगुलेशन। इंडिया में अभी OTT को रेगुलेट कौन कर रहा है, कहता है क्या एग्जिस्टिंग लॉ क्या है, कहता है सर्टेन लॉ सच एज IT एक्ट 2000, IPC 1861 एंड इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 हैव बीन मेड एप्लीकेबल टू द कंटेंट जनरेटेड ऑन OTT प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि मान लो आप इसमें देखो, पहले तो IT एक्ट 2000 है, इसको मानना है बिकॉज ये इंटरनेट की रूल इसमें बहुत सारी आती है। देन आफ्टर IPC है, तो IPC है उसमें आप जैसे न्यूडिटी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुआ, वुमेन पे वायलेंस हुआ, इन सब चीज़ों पे रेगुलेटेड कंटेंट होना चाहिए एज पर द लॉ, इसके बेसिस पे होनी चाहिए। इस लॉ को आप वायलेट नहीं कर सकते। एंड न्यू IT रूल 2021 क्या कहता है, 2021 में गवर्नमेंट हैज़ कम अप विथ इंफॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट ने 2021 में लाया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 अंडर सेक्शन 87 सबसेक्शन 2 ऑफ द IT एक्ट 2000। इट्स की प्रोविज़न इंक्लूड, ये इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रोविजंस, इसे ध्यान से समझना। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि रूल्स गेव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वेट अ सेकेंड मैं इसे चार्ज में लगा लेता हूँ बिकॉज ये ओनली 5% रिमेनिंग है, वेट 2 सेकेंड। लिसन, तो फर्स्ट रूल कहता है क्या, यह रूल जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग कंटेंट ऑन OTT। तो OTT पे कौन सी चीज़ रिलीज़ होगी उसको रेगुलेट करने के लिए किसे डायरेक्शन दिया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। सेकेंड पॉइंट कहता है कि कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज़ OTT प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल मीडिया के लिए कोड ऑफ एथिक्स है, किस चीज़ का पालन करना है। दिस कोड ऑफ एथिक्स डिस्क्राइब द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय OTT प्लेटफॉर्म एंड ऑनलाइन न्यूज़ एंड डिजिटल मीडिया इंटिटीज़। तो आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करनी है। थर्ड वन इज सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट। जैसे आप मूवी में देखते हो, मूवी स्टार्ट होने से पहले एक सर्टिफिकेट मूवी की आती है, तो उसको सेंसर बोर्ड देता है कि क्या वो मूवी यू है, यू मतलब यूनिवर्सल, किसी भी उम्र के, चाहे वो बच्चे हो बूढ़े हो, कोई भी उम्र के व्यक्ति देख सकता है, उसे यूनिवर्सल का सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें जो है OTT के केस में सेल्फ, जो OTT पब्लिशर कंटेंट है उसको खुद बोला है कि आप अपने से ही डिसाइड कीजिए आपकी कंटेंट की एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो उसमें टोटल जो है 5 एज बेस्ड क्राइटेरिया अभी बना हुआ है फॉर OTT के लिए। एक तो यूनिवर्सल एवरीवन, अंडर 7+, कुछ मूवी को 7+ देख सकते हैं,
13+, 16+ एंड एडल्ट के लिए ये 5 क्राइटेरिया से मूवी देख सकते हैं। 16+ हुआ 16 ईयर से ऊपर के एज के लोग, 7 साल से ऊपर के लोग, 13 ईयर से ऊपर के लोग, एंड A4 ओनली एडल्ट मीन्स एडल्ट इन इंडिया, दैट इज आई थिंक 18 ईयर्स के ऊपर जो है आप इस चीज़ को देख सकते हैं। पेरेंटल लॉक, ये क्या है पेरेंटल लॉक? प्लेटफॉर्म वुड बी रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट पेरेंटल लॉक फॉर कंटेंट क्लासिफाइड अंडर 13+ और हायर रिलायबल एज वेरिफिकेशन ऑफ मैकेनिज्म। कुछ चीज़ जब आप मान लो यूट्यूब में ऐसा देखते हो जिसमें कि वायलेंस वाली चीज़ कोई हो, तो उसमें आपसे पूछता है क्या आप 18+ हैं, तो मतलब ये क्या है कि वो 18+ इसलिए आपने क्लिक किया और वो ले लिया बिकॉज एनी ऑफ द सर्टिफिकेट और आपकी जो एज वेरिफिकेशन कहीं से होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप 18+ हैं, अदरवाइज़ नहीं तो आपको वो चीज़ नहीं दिखाया जाएगा। और यदि आपको देखना है तो वो आपकी पेरेंटल लॉक जो है मीन्स क्या, वो पेरेंट आपके डिसाइड करेंगे कि आप ये देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। देन आफ्टर को रेगुलेशन अप्रोच, इंडियाज अप्रोच टू OTT रेगुलेशन कैन बी टर्म्ड एज लाइट टॉर्च को रेगुलेशन मॉडल वेयर देयर इज सेल्फ रेगुलेशन एट द इंडस्ट्री लेवल एंड फाइनल ओवरसाइट मैकेनिज्म एट द मिनिस्ट्री लेवल। आपने क्या देखा, इंडिया में क्या कहते हैं हम लोग, किस तरह का चीज़ को मानते हैं, लाइट टॉर्च को रेगुलेशन मॉडल। मतलब क्या हुआ, आपने देखा इस लेवल पे सेल्फ क्लासिफिकेशन कौन कर रहा है, जो बना रहा है इंडस्ट्री इटसेल्फ, और उसके बाद फाइनल ओवरसाइट मैकेनिज्म किसकी रहेगी, और इस पे ध्यान रखने का मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इसकी जिम्मेदारी रहेगी। इसमें क्या है, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम ऑन OTT प्लेटफॉर्म। तो कहता है क्या, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अ 3-level ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म हैव बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस रूल। 3 लेवल पे, एक तो है ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर, देन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एंड आफ्टर दैट ओवरसाइट मैकेनिज्म। ये 3 लेवल पे ग्रीवांस की सॉल्यूशंस होती है। वे फॉरवर्ड क्या है, इसके लिए क्या कुछ सजेशंस है। नीड फॉर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी। अभी तक हमारे पास OTT, स्पेशली OTT के लिए कोई हमारे पास पॉलिसी नहीं है, तो ये कहना है क्या, एक पॉलिसी होनी चाहिए, बिकॉज आज के समय में जिसके पास 50 मिलियन व्यूअर्स हो जिस प्लेटफॉर्म को देखने के लिए, तो उसके लिए ऑब्वियसली नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। बिकॉज कई बार आप देखते हैं कई सारे चीज़ को OTT प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर दिया जाता है जो कि इनएप्रूवेबल है, सो उसके लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। रिकॉग्नाइजिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनलाइन कंटेंट फ्रॉम कन्वेंशनल। तो एक पॉइंट और कहना है क्या, कि जब ये पॉलिसी बने तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो कन्वेंशनल मेथड हमारे पास है, वो मेथड से ऑनलाइन कंटेंट थोड़ा अलग है, तो इसको अलग, दोनों को एक निगाह से नहीं देखना है कि वेब कंटेंट इज जनरली मोर लिबरलाइज्ड, कवरिंग थीम्स एंड कंसेप्ट दैट नॉट सीन इन कन्वेंशनल मीडिया, thus it tends to stray from conventional censorship paradigm and promote innovation and creativity। कहता है कि आप इस पे भी उतना ही सेंसर मत लगा दीजिए ऑनलाइन कंटेंट पे भी, बिकॉज आज देखा गया है जो कन्वेंशनल मीडिया नहीं कर रहा है उस तरह का कवरेज जो है, कवरिंग थीम्स को कौन कर रहा है, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर कर रहा है। तो उसके लिए क्या है कि आप उस थोड़ी, ताकि इनोवेशन बनी रहे, क्रिएटिविटी बनी रहे, आप उसको प्रमोट कीजिए। उसके बाद ये रेगुलर पॉइंट है, अवेयरनेस अबाउट प्रोविजंस, रेगुलर ऑडिटिंग, इंगेजिंग द स्टेक होल्डर। तो ये आर्टिकल था अबाउट OTT प्लेटफॉर्म। नाउ अब छोटी छोटी कुछ आर्टिकल से देखते हैं, तो न्यूज़ इन शॉर्ट्स। तो फर्स्ट है इसमें अफर्मेटिव एक्शन के बारे में। तो क्या अफर्मेटिव एक्शन में, अभी आपने काफ़ी इस पर हंगामा भी चला कि US का सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे इंडिया में देखो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या है, हम अपने फंडामेंटल राइट में कहते हैं कि वी हैव राइट टू इक्वलिटी, लेकिन राइट टू इक्वलिटी का मतलब है इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वल, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, जो बट लेकिन जो यदि कोई अनइक्वल है तो उसे अनइक्वल को आप इक्वल कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल कि मान लो 2 पीपल है, एक पीपल कहाँ पे है, एक पीपल का मान लो कि स्लम में उसका जन्म हुआ है और एक पीपल जो है एक हाई क्लास फैमिली में जन्म लिया है। दोनों के लिए जीवन का स्ट्रगल डिफरेंट होगा, दोनों के लिए कोई भी चीज़ को, जैसे इसको यदि पढ़ाई करना होगा, लॉट्स ऑफ स्ट्रगल करना होगा, डेली अपने घर के काम में इन्वॉल्व रहना होगा, तो दोनों की एजुकेशन में इम्पैक्ट दिखेगी, जिसके वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न किया आर्टिकल
15 ऑफ 4 एंड 16 ऑफ 4, जिसकी तहत हम लोग क्या करते हैं, वीकर सेक्शन को क्या देते हैं, रिजर्वेशन देते हैं, एंड दिस रिजर्वेशन इज नोन एज अफर्मेटिव एक्शन। बट इस अफर्मेटिव एक्शन को यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली ओवर रूल, मतलब इससे पहले जो इसका जजमेंट था, जो कि क्या करता था, राइट देता था, किसको, ब्लैक को राइट देता था, विच वैलिडेट अफर्मेटिव एक्शन इन कॉलेज एडमिशन बेस्ड ऑन रेस। रेस के बेसिस पे जो वीकर सेक्शन थे, जैसे कि ब्लैक हो गया, हिस्पैनिक हो गया, इन सबको कुछ रिजर्वेशन मिलता था यूएस के कॉलेज में एडमिशन में। बट अब बोला क्या, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने, नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ रिजर्वेशन, तो उसने इस अफर्मेटिव एक्शन को ख़त्म कर दिया। इंडिया में हमारे पास, और यहाँ पे कंपेयर किया है अफर्मेटिव एक्शन का क्या बेसिस है, तो इंडिया और यूएस में हम क्या करते हैं, अपलिफ्ट लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी हु वेयर रेफर्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसे अपलिफ्ट करने के लिए हम रिजर्वेशन देते हैं। यूएसए का मानना है प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ग्रुप्स दैट हैव बीन हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, सेक्सुअलिटी, ओरिएंटेशन एंड डिसेबिलिटी, तो उसके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड हो तो उसे वो रिजर्वेशन देता था। बट अभी कॉलेज एडमिशन के लिए उसे ख़त्म कर दिया गया। जेनेसिस क्या था, आर्टिकल 15(4), 16(4), इसने, अमेरिका ने सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 विच बैन डिस्क्रिमिनेशन ऑन वेरियस ग्राउंड, इसके तहत वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता था। कोटा हमारे यहाँ फिक्स है 50% बाय द बेसिस ऑफ इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसने बोला कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट हमने अभी तो जब से जनरल को भी रिजर्वेशन मिल रहा है, तो EWS सेक्शन बढ़ने के बाद 60% है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट गवर्नर्स पावर। देखो अभी रिसेंटली जो भी नॉन बीजेपी स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टसल देखने को मिल रहा है, गवर्नर वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है क्या, गवर्नर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किसका, ये होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर। और स्टेट गवर्नमेंट जहाँ भी बीजेपी का नहीं है गवर्नमेंट, वहाँ पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। चाहे जब वो महाराष्ट्र का केस था, महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी, तो उस समय भी काफ़ी टसल मिल रहा था। टसल इन द सेंस कि अब मान लो नियम क्या होता है स्टेट में, जैसे मान लो कोई लॉ जैसे हुआ, एक कोई कानून बनाना है, तो उसके लिए जो है क्या कि उसको, तो कोई एक प्रोविज़न पे हमें लॉ बनानी है। ये लॉ आया कहाँ पे, विधानसभा में आएगा। विधानसभा में गवर्नमेंट ने इसे पास किया, पास करने के बाद इसे भेजा जाता है गवर्नर के पास, और जब तक गवर्नमेंट इसे एसेंट नहीं देगा तब तक ये क्या होगा, ये लॉ बनेगा नहीं, एक्ट पास होगा नहीं। तो बट गवर्नर क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहा है गवर्नर, इस एक्ट को पास ही नहीं कर रहा है, इस पे जो है कि कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो जिसकी वजह से कई टसल देखने को मिले हैं, तो वो महाराष्ट्र का केस हो, चाहे वो तो आपको वेस्ट बंगाल का केस हो, और तमिलनाडु का तो कई सालों से चल रहा है इशू, बिकॉज यही इशूज़ है कि बीजेपी का गवर्नमेंट, वो दोनों में टसल चल रहा है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट से थोड़ी प्रॉब्लम्स है, तो जिसकी वजह से ऐसा कहानी चल रहा है। तो अभी प्रेजेंट इशू क्या था कि तमिलनाडु गवर्नर रिजेक्ट किया गवर्नमेंट्स रिक्वेस्ट टू शिफ्ट पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर। तमिलनाडु की जो सीएम है, तो सीएम स्टालिन चाह रहे थे क्या कि कुछ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो चेंज करना। पोर्टफोलियो चेंज का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, तो मे बी उसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहता हो, एजुकेशन मिनिस्टर को रेलवे में कुछ भी मिनिस्टर बनाना चाह रहा हो, HRD मिनिस्टर बनाना चाह रहा हो। तो इस तरीके से जो मिनिस्ट्री चेंज करने की बात होती है, इसके लिए क्या किया, गवर्नर को अप्रोच किया, बट गवर्नर ने उसे रिजेक्ट कर दिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एज पर आर्टिकल 164(1) स्टेट्स दैट CM शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर, CM कहाँ से अपॉइंट होगा, गवर्नर से, एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ CM, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पे होगा। बट अभी ये प्रोविज़न को गवर्नर इटसेल्फ क्या कर रहे हैं, नहीं मान रहे। सो ये इशूज़ था, और गवर्नर के बारे में काफ़ी अभी चल रहा है, डिस्प्यूट तो चल ही रहा है। हाउएवर स्टेट कंप्लेन दैट एक्शन ऑफ द गवर्नर अमाउंट्स टू इंटरफेरेंस इन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड इज़ अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। ऑब्वियस सी बात है, फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है, और गवर्नर इसमें
इंटरफेरेंस कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में, बिकॉज होल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। जैसे देश के केस में, सेंट्रल के केस में प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यदि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अड़ंगा डाले, कोई एक्ट को पास ना करे, तो फिर तब तो ये प्रॉब्लम होगी। द सेम वे सीएम कुछ करना चाह रहा है, उसे गवर्नर हर केस में रोक रहा है। द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट हु एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ही possesses वेरियस पावर, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। ये सब आपने आई थिंक पढ़ा होगा, कोई बड़ी कंसेप्ट नहीं है। एग्जीक्यूटिव में अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। जुडिशियल पावर क्या है, उसके पास पार्डनिंग, रेमिट, कम्यूट, सेंटेंस, ये सभी, वो क्षमादान की उसके पास पावर है, किसी को भी वो क्षमा कर सकता है। एंड लेजिस्लेटिव पावर, आपको एक चीज़ बताना है, होप सो आप सभी को पता होगा कि जुडिशियल पावर ऑफ गवर्नर वर्सेस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। बस एक पॉइंट गवर्नर को नहीं है, आप बताइए वो कमेंट करके, देखते हैं आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा। देन आफ्टर लेजिस्लेटिव पावर, कोई भी ऑर्डिनेंस हो इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी में, वो ऑर्डिनेंस लाके कानून बना सकता है गवर्नर। और कोई भी एक्ट तभी बनेगी जब उस पर गवर्नर की सिग्नेचर होगी। वेरियस अदर केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ऐसा बहुत सारा केस देखा गया, आज से नहीं कई सालों से चलते आ रहा है। गवर्नर्स पॉलिटिकली अफिलिएटेड होता है, क्यों? क्योंकि उसे अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई और होता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है स्टेट में इलेक्टेड होती है और गवर्नर होती है अपॉइंटेड बाय सेंटर। मिसट्रस्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंट रिकमेंडेशन ऑफ द बिल टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200। स्टेट के केस में तो और है ना, कि जैसे मान लो कोई एक लॉ आया, ठीक है, इस लॉ को पास करने के लिए गवर्नर के पास भेजा गया। मैं एग्जैक्ट वो वर्ड भूल रहा हूँ, क्या था, जैसे कि कोई एक्ट कब बनता है, इससे पहले इसको क्या कहते हैं, एक्ट से पहले एग्जैक्ट वर्ड है उसकी, आई फॉरगॉट अबाउट दिस मोमेंट। समझ लेते हैं क्या, कोई एक कानून लाने के पीछे इसका एक क्या, व्हेन प्रोविजंस, सपोज दैट अभी मानते हैं इसको प्रोविजंस था, तो ये एक्ट बनने के लिए गवर्नर की सिग्नेचर होती। एक और ऑप्शन है गवर्नर को, या तो सिग्नेचर करे या ना करे। थर्ड वन है गवर्नर इसको ट्रांसफ़र कर दे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास ट्रांसफ़र कर दे। और मैक्सिमम अभी क्या देखा गया है कि हम फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र कर देता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, जिसके कारण काफ़ी डिले हो रहा है। फिर प्रेसिडेंट जवाब दे ना दे, तो नहीं भी मोस्ट केस में देता है, तो जिसकी वजह से बिल इस सॉरी याद आ गया मुझे, इसे कहते हैं बिल। एनी बिल बिकम्स एक्ट व्हेन गवर्नर सिग्नेचर होगा, और मैक्सिमम केस में गवर्नर क्या करता है, उस बिल को क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास भेज देता है। डिलेइंग द एसेंट, यही केस में मतलब अब बिल को भेजा है गवर्नर के पास, वो एसेंट ही नहीं दे रहा है, डिले कर दिया है, तो स्टेट असेंबली में वो लॉ पास नहीं हो पा रहा है। रिजेक्टिंग द रिकमेंडेशन ऑफ नेम्स टू वेरियस पोस्ट बाय द स्टेट, तो उसके बाद वेरियस कमिटी इसके लिए है। इसमें से एक तो पुच्छी कमीशन, इसे आपको ध्यान में रखना है, एक सरकारिया कमीशन। इन सब कमीशन ने यही कहा, रिकमेंड किया कि स्टेप्स फॉर बेटर रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट, गवर्नर को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए स्टेट के मामले में। जेनेसिस यही था इसका। देन आफ्टर द नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट जनरल कंसेंट टू सीबीआई। इसमें क्या अभी देखने को मिल रहा है, सीबीआई भी सेम एज अभी जिस तरह से सीबीआई का यूज हो रहा है, थोड़ा ये कह सकते हैं क्या, एलिगेशन काफ़ी लग रहा है सीबीआई पे कि ये एक सेंटर का एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, फिर तमिलनाडु से ही है कि विथड्रॉ कर लिया जनरल कंसेंट अकॉर्डिंग टू सीबीआई टू प्रोव केस इन स्टेट। देखो सीबीआई तभी किसी स्टेट में आ सकती है जब क्या हो, उसे क्या मिले, स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट मिले। जब तक उससे कंसेंट नहीं मिलेगा तो सीबीआई उस स्टेट में नहीं आ सकती। एक आध दो एक्सेप्शन है, उसे देखेंगे। तो वो जो कंसेंट दिया था सीबीआई को, उस कंसेंट को विथड्रॉ कर लिया। ऐसा सिर्फ एक तमिलनाडु में नहीं हुआ, फिर से वेस्ट बंगाल में जहाँ भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे ये सब टसल फिर चल रही है। देखो, द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू सीबीआई कैन बी आइदर जनरल और केस स्पेसिफिक। दो तरीके का कंसेंट सीबीआई को लेना होता है। एक तो होता है जनरल कंसेंट। जनरल कंसेंट इज नॉर्मल गिवन बाय स्टेट to help CBI to conduct a seamless investigation of corruption case against central government employee in their state। मान लो कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मान लो FCI का कोई एम्प्लॉय है, उसके खिलाफ करप्शन का केस करना है और CBI
को एक बार जनरल कंसेंट लेगा ताकि सीमलेसली उसे हर कुछ का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का हेल्प ले पाए, जहाँ भी उसको जिसकी हेल्प लेनी पड़े, तो ताकि सीमलेसली उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहे। दैट इज नोन एज जनरल कंसेंट। Recently, multiple states have withdrawn general consent like West Bengal, Mizoram and Punjab etc. इसने कंसेंट को वापस ले लिया। सेकेंड होता है इन केस स्पेसिफिक कंसेंट, पार्टिकुलरली अलग अलग केस के लिए अलग अलग से सीबीआई को कंसेंट लेना होगा। सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस कि भैया हमें कंसेंट दे दो, हम इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। If a specific consent is not granted, the CBI officials will have the power of police personnel when they enter the state. ठीक है, तो CBI ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं रहेगा यदि उसे कंसेंट नहीं मिलेगा। CBI ऑफिसर विल नॉट हैव द पावर ऑफ पुलिस पर्सनल यदि कंसेंट उसे ना मिला है तो। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन को समझते हैं कि मान लो कि क्या होता है कि एक केस, मान लो इस पार्टिकुलर पर्सन का मर्डर हुआ, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने इसके जांच के लिए सीबीआई को कंसेंट दे दिया और सीबीआई आ गया इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, और इन्वेस्टिगेशन अभी क्या है, ये कंटिन्यू है। बट इसी बीच में स्टेट गवर्नमेंट कहता है क्या, चलिए हम आपसे अब क्या है कंसेंट वापस ले रहे हैं, आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे केस में सीबीआई इस केस को नहीं छोड़ेगा, वो जारी रखेगा केस को, बिकॉज आपने पहले कंसेंट दे दिया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो कहता है विथड्रॉवल इज नॉट एप्लीकेबल टू केसेस इन विच द इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू जनरल कंसेंट क्या है, और मान लो यदि कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला तो क्या सीबीआई नहीं जा सकती है? जा सकती है। कुछ केस है, यदि कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उसे सीबीआई को ऑर्डर मिल जाए कि जो है कि इन्वेस्टिगेशन करने का, तो वो डायरेक्टली चले जाएगा। और सेकंड क्या है कि मान लो क्या अब कहीं पे कोई जो है क्या रंगे हाथ पकड़ा जाता है, मतलब कोई वीडियो मिल गया कहीं से, एग्जैक्ट सबूत मिल गया, ऐसा ऐसा वहाँ पे हो रहा है और काउट रेड हैंडेड वहाँ पे डायरेक्ट धावा बोला वो पकड़ा गया, तो ऐसे केस में अब उसका इंतजार करेगा सीएम का कि कंसेंट दो, डायरेक्ट उसको धड़ेगा और लेके चल जाएगा। तो ऐसा कहानी, दो चीज़ एक्सेप्शन, एक तो सुप्रीम कोर्ट और इधर काउट रेड हैंडेड। देन आफ्टर अनदर एक कंट्रोवर्शियल और पॉइंट उठा जिसमें कि बात थी अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी। पंजाब असेंबली ने पास किया पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023, ये बिल लाया है। पुलिस अमेंडमेंट क्या है, तो इस बिल ने अमेंड करना चाह रहा है प्रोसीजर टू सेलेक्ट डीजीपी एंड पेव द वे फॉर स्टेट टू अपॉइंट हिम और हर। तो इसे समझने से पहले तो आपको ये समझना होगा, देखो किस बेसिस पे पहले ला रहा है, एक ऑर्डर से ही चलते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने साइड किया, बोला क्या कि पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है एंड 7 शेड्यूल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। सो इट इज़ द सोल राइट ऑफ स्टेट टू अपॉइंट डीजीपी। The bill amended Punjab Police Act 2007 to bypass the requirement of impanelment by UPSC. It enables state government to have the 7-member in it. ये बिल के प्रोविजन में है कि स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म अ 7-member impanelment committee to form a panel of 3 senior most officer to choose DGP। थोड़ा और क्लियरिटी आएगी, देखो इसे आसान भाषा में समझते हैं। डीजीपी के अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में एक जजमेंट दिया, जिस जजमेंट के अकॉर्डिंग बोला क्या कि डीजीपी का जो है सिलेक्शन कैसे होगा। तो उसने बोला कि डीजीपी का सिलेक्शन जो होगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट होगा फ्रॉम अमॉन्ग द 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर। मान लो ये 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, इस तीनों ऑफिसर में से जो है ये चीज़ की लिस्ट को क्या करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगा एंड उसके बाद क्या करेगा, इसको भेज दिया जाएगा किसके पास, यूपीएससी के पास, एंड फाइनली यूपीएससी इसे सेलेक्ट करेगी। तो डीजीपी इज टू बी सेलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर इम्पैनल्ड फॉर प्रमोशन टू दैट रैंक। अब इसके लिए क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, पहले तो सर्विस रिकॉर्ड शानदार होनी चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल होनी चाहिए, विजिलेंस क्लियरेंस, देन आफ्टर एटलीस्ट
30 ईयर का एक्सपीरियंस। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो पर्सन जो आईएएस ऑफिसर बहुत कम उम्र में बनते हैं उसी की चांसेस बनती है कि वो डीजीपी बन सकता है, बिकॉज 30 साल का ये एकदम मस्ट है, इसमें कोई कम नहीं होनी चाहिए। और ग्रेटर देन 6 मंथ ऑफ रिमेनिंग टेन्यूर होनी चाहिए। मतलब मान लो, देखो इसका मतलब क्या आता है, आपको पता है कि पुलिस पर्सोनल आईपीएस हो या आईएएस हो, उसकी रिटायरमेंट एट 65 ईयर एज है। यदि उसे सपोज करो कि 64 ईयर प्लस 8 मंथ, यानी कि अब उसके पास सर्विस कितनी बची हुई है, ओनली 4 मंथ की सर्विस बची हुई है, तो ऐसे केस में आप उसे डीजीपी के लिए अपॉइंट नहीं कर सकते हो। मिनिमम उसकी एज कितनी होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 64 ईयर 6 मंथ से कम होनी चाहिए, तब जाके क्या हो सकता है, वो पर्सन जेडीपी के लिए एलिजिबल है। देन आफ्टर स्टेट सेंड करेगा एलिजिबल ये ऑफिसर का नेम्स, एलिजिबल ऑफ 2 किसके पास, यूपीएससी के पास, एंड देन फाइनली डीजीपी का अपॉइंटमेंट होता है। इस सिस्टम को चेंज करना चाह रहा है पंजाब गवर्नमेंट, और अभी वो बिल इंट्रोड्यूस किया है, पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल, और ये बिल पास हो चुका है पंजाब असेंबली से। और एक चीज़ और इसमें कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक ऑर्डर में, स्टेटेड दैट एनी कॉन्फ्लिक्टिंग रूल और लेजिस्लेशन काउंटर टू द डायरेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस बाय स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सेल रिमेन एबियांस। मतलब क्या, एबियांस मतलब क्या हो गया, वो सस्पेंशन, वो नहीं होगा। मतलब यदि तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही कह दिया है कि यदि कोई बिल ला के आप इस प्रोविज़न को चेंज करना चाहते हैं तो उसका मान्यता नहीं होगा, बट स्टिल पंजाब गवर्नमेंट ने लाया, देखते हैं क्या से होता है। नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग है ये जस्टिस क्लॉक। जस्टिस क्लॉक क्या है, कुछ इस तरीके का क्लॉक इम्पैनल्ड किया गया है कुछ जगह, जिसमें कि ये बताता है कि आज मान लो, इस और डिटेल वाला एक पिक्चर यहाँ पे देखो कि कितनी नंबर ऑफ पेंडेंसी केस है, कितना केस आज रजिस्टर किया गया, तो ये सभी चीज़ का डाटा आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलता है, जिससे तो इसी चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे भी देखो कि टुडे इतना केस रजिस्टर हुआ, लास्ट डेट क्या था, कितना केस पेंडेंसी है अभी, ये सभी चीज़ का। तो ये क्या है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक signage system which have been installed across the court complex of High Court. The initiative will inform stakeholder, मतलब stakeholder आम जनता तक इसकी मतलब लोगों में अवेयरनेस होगी, पैरामीटर्स जाएगा, अवेयरनेस अबाउट कि क्या चल रहा है हमारे देश के कोर्ट में। तो ये है, बस छोटा सा आर्टिकल बस था कि जस्टिस, आपको ये ध्यान में रखनी है जस्टिस क्लॉक का मतलब क्या होता है। इससे मतलब समझना है क्या कि ये जस्टिस क्लॉक इज़ नॉट अबाउट द टाइम देखने वाला क्लॉक है, इतना ध्यान में रखनी है। Then after, न्याय विकास पोर्टल। न्याय विकास पोर्टल has been created by Ministry of Law and Justice for monitoring the implementation of centrally sponsored scheme। देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो भी स्कीम है, उस स्कीम को मॉनिटर करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, न्याय विकास पोर्टल। किसके द्वारा, बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये मोस्टली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को, जो यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का काम चल रहा है, इसमें कितनी काम हुई, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या स्टेटस है, उसे चेक करने के लिए। सेंट्रल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट हॉल, रेसिडेंशियल यूनिट फॉर जुडिशियल ऑफिसर। तो जजेस के लिए मान लो क्या हो रहा है, उसके रहने के लिए घर बनाया जा रहा है, जुडिशियल ऑफिसर उसमें भी आएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट बन रहा है, तो उसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाएगा बाय सेंटर। फंडिंग का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा, नॉर्थ ईस्ट हो और हिमालयन स्टेट हो तो 90% सेंटर करेगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, और रिमेनिंग स्टेट में 60-40 का रेशियो, 60 सेंटर 40 स्टेट। एंड लास्ट आर्टिकल इज पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। इट इज़ रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नाम से भी क्लियर है, पंचायत डेवलपमेंट है तो पंचायती राज इसे पब्लिश करता है। ये मॉनिटर करता है, इवेल्युएट द प्रोग्रेस ऑफ पंचायत, किस पंचायत की कैसी प्रोग्रेस है, कौन पंचायत कितना अच्छे से काम कर रहा है, उसे अवार्ड करता है। इट रैंक्स पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स एंड कैटेगराइज देम इनटू 4 ग्रेड में पंचायत को रखता है, एक तो ग्रेड ए में, बी, सी एंड डी में, और जिसकी परसेंटेज 75 से 90% हो तो उसे ए में, बाकी रेस्ट ऑफ दिस।
सो थैंक यू सो मच एंड नेक्स्ट आर्टिकल विल बी IR। अभी तक मैंने आपको IR नहीं पढ़ाया है, तो बेसिक का लगभग हम लोग 10 to 15 मिनट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग IR की बेसिक को थोड़ा समझेंगे। वाई IR इज़ नीडेड, क्यों हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ी सी बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन, देन आफ्टर फिर हम स्टार्ट कर देंगे फिर अपनी विजन की मैगज़ीन को, जो कि फर्स्ट एंड आर्टिकल अबाउट है इंडिया US रिलेशन। तो हम लोग उसकी भी थोड़ी बेसिक देखेंगे एंड देन आफ्टर वी विल डन आवर सेकेंड टॉपिक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।